Hello everyone, my name is Deepa Mehta and welcome back to the channel Kosher Learning. Students, today we are going to start one of the most interesting chapters, that is chapter 5, Theory of Demand. In this chapter, particularly we are going to study this chapter for class 11th. In this chapter, we understand all the concepts related to demand. Due to sufficient length of the chapter, I will teach you this chapter in two parts. In part 1, I will teach you the concept of demand, demand and quantity demanded, and definitions, demand schedule, individual demand schedule, market demand schedule, then definitions for these two terms, demand curve and its slope, individual demand curve, market demand curve, then slope of demand curve, and after that demand function. Individual demand function and concept of substitute goods, complementary goods. After that, difference between these two terms, normal goods and inferior goods, मार्केट डिमांड फंक्शन. ये क्या है, मेरा पूरा चैप्टर का रोड मैप है जो हम पार्ट 1 में पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, पार्ट 2 में हमें क्या पढ़ना है, लॉ ऑफ डिमांड एंड उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट. ठीक है, 1 बाय 1 चैप्टर को समझते हैं कि क्या है क्या नहीं है करके. सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, थ्योरी ऑफ डिमांड के बारे में. ठीक है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है. डिमांड की, डिमांड में हमें क्या पढ़ना है, किस तरीके से रेशनल कंज्यूमर बिहेव करता है. और जब तुम इस चैप्टर को पढ़ोगे तो तुम देखोगे कि तुम अपने आप को इस चैप्टर से बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, क्योंकि बीइंग अ कंज्यूमर हम ही लोग तो डिमांड कर रहे हैं. तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर को समझना है कि क्या है करके. ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड को पढ़ते हैं. ऑर्डिनरली द टर्म्स डिजायर एंड डिमांड आर यूज इंटरचेंजेबली. अगर हम अपने सामान्य लाइफ में देखें या सामान्य जीवन में देखें तो हम ये देखते हैं जो डिजायर एंड डिमांड वर्ड है इनको क्या करा जाता है, इंटरचेंजेबली यूज करा जाता है. मतलब हमारा मतलब ये है कि जो डिजायर है वो ही क्या है, हमारी डिमांड है. एक सेकंड, एक पेन पिक कर लेते हैं. Concept of demand. Ordinarily, the term desire and demand are used interchangeably, but in economics, demand has a distinct meaning. इसने क्या बताया कि अगर आप अपनी नॉर्मल लाइफ में देखो तो डिजायर एंड डिमांड दोनों शब्दों का क्या है, सेम मीनिंग है. मतलब हम कहते हैं कि डिजायर एंड डिमांड दोनों चीज क्या है, सेम है. लेकिन अगर आप इकोनॉमिक के परस्पेक्टिव से देखो तो डिमांड क्या है, अलग है, और डिजायर क्या है, अलग है. डिमांड एंड डिजायर में क्या फर्क होता है, देखो समझते हैं. कभी कभी आप लोग मार्केट जाते हो तो अपने विंडो शॉपिंग करा हुआ है. ठीक है, सबने करा होगा अपनी लाइफ में विंडो शॉपिंग. विंडो शॉपिंग क्या होता है, जब आप किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते नहीं हो, जस्ट उसे क्या करते हो, देखते रहते हो. ठीक है, मतलब बाहर ही क्या करते हो, मार्केट में घूमते हुए उसे क्या करते हैं, देखते रहते हो. उसे क्या बोलते हैं, विंडो शॉपिंग बोलते हैं. तो अगर आप विंडो शॉपिंग कर रहे हो, ये क्या है, आपकी डिजायर है. आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आ गया बट आपने उसे खरीदा नहीं, सिर्फ देखा यार ये तो काफी अच्छा है, ये क्या है, आपकी डिजायर है. लेकिन मान लो अगर आप उस प्रोडक्ट को जाके खरीद लेते हो तो ये क्या आपकी डिमांड है. तो डिजायर एंड डिमांड में फर्क है. किस चीज का फर्क है, मनी का. किस चीज का फर्क है, मनी का. अगर आप पेमेंट करते हो तो डिमांड बन जाएगा, अगर आप पेमेंट नहीं करते सिर्फ उसे देख रहे हो तो वो क्या बन जाएगी, आपकी डिजायर बन जाएगी. ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में डिमांड का क्या है, अलग मीनिंग है. कहते हैं सपोज यू डिजायर टू हैव एन एलईडी टीवी बट यू डू नॉट हैव इनफ मनी टू बाय इट, देन दैट दिस डिजायर विल रिमेन जस्ट अ विशफुल थिंकिंग. इसने क्या समझाया, इसने बोला कि मान लो कि आपको एक एलईडी टीवी की डिजायर है, आप चाहते हो कि आपके पास एक एलईडी टीवी हो, बट आप उसे खरीद नहीं पा रहे हो. तो इसका मतलब ये क्या है, आपकी एक विशफुल थिंकिंग है. कैसी है, विशफुल थिंकिंग है, ये डिमांड नहीं है. इट विल नॉट बी कॉल्ड डिमांड. And if in spite of having enough money, you are not willing to spend it on LED TV, demand does not emerge. सेकंड सिचुएशन क्या बोलता है कि पहली वाली सिचुएशन में आपके पास पैसा ही नहीं है इसलिए आप नहीं खरीद पा रहे हो, तो वो क्या बन जाएगी, आपकी डिजायर बन जाएगी. सेकंड सिचुएशन में कहता है कि मान लो आपके पास इनफ मनी है बट आप फिर भी उसे नहीं खरीद रहे हो, तो ये भी क्या है, अभी भी ये डिजायर ही है, ये डिमांड नहीं बनेगा. ठीक है, द डिजायर बिकम्स डिमांड. डिजायर हमारी डिमांड कब बनती है, द डिजायर बिकम्स डिमांड ओनली व्हेन यू आर रेडी टू स्पेंड मनी टू बाय एलईडी टीवी. जिस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, उस एलईडी टीवी को परचेज करने के लिए क्या हो गए,
रेट ये होगा, या मान लो कि जिस समय पे हम उस एलईडी टीवी को खरीद रहे, क्या पे करके, मनी पे करके, तो वो क्या बन जाएगी, हमारी डिमांड बन जाएगी। दस, डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज द डिजायर टू बाय अ कमोडिटी बैक्ड विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर एंड द विलिंगनेस टू स्पेंड। इसलिए इसने बताया कि डिमांड का मतलब क्या हुआ। डिमांड फॉर अ कमोडिटी का मतलब होता है एक ऐसी डिजायर जो क्या है, टू कमोडिटी बैक्ड विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर, मतलब जहां पर हमारी परचेजिंग पावर भी है एंड हम विलफुल भी है कि हम क्या है उसे खरीदना चाहते हैं, तो ये क्या बनेगा, हमारा डिमांड बनेगा। एक बार हम रिकैप ले लेते हैं पूरे कॉन्सेप्ट का कि डिमांड क्या होती है। देखो, दो कॉन्सेप्ट होते हैं, डिमांड और एक डिजायर। डिजायर का मतलब होता है विंडो शॉपिंग से, आप खरीद नहीं रहे हो, बस आप क्या कर रहे हो, उसे देख रहे हो, तो ये क्या आपकी डिजायर है। लेकिन आपके परचेजिंग पावर भी है एंड आप विलफुल भी हो कि आपको उस प्रोडक्ट को खरीदना है बाय पेइंग ऑफ सम अमाउंट ऑफ मनी, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा डिमांड बन जाएगा। ठीक है, ये क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अभी आगे चल के हम इसको डेफिनेशन समझने हैं कि इसकी डेफिनेशन में हमें क्या पढ़ना है, जो कि एट द एंड ऑफ द डे आपकी पेपर में आपको डेफिनेशन लिख के आनी है। ठीक है, चलो पहले से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। एक है डिमांड, एक है क्वांटिटी डिमांडेड, दोनों में क्या डिफरेंस है समझते हैं। कहते हैं डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज टू बी परचेज एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी। क्या इन्होंने बोला, डिमांड का मतलब होता है डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज, डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज टू बी परचेज, जो कि खरीदी जाएंगी कैसे, डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे, डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे ऑफ अ कमोडिटी। दस, डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स रेफर्स टू, एक्स का मतलब यहाँ पे क्या है, एक प्रोडक्ट का नाम है। दिस प्रोडक्ट कैन बी टी, दिस प्रोडक्ट कैन बी कॉफी, दिस प्रोडक्ट कैन बी माउस, दिस प्रोडक्ट कैन बी लैपटॉप, एनीथिंग। डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स रेफर्स टू द 10 यूनिट ऑफ एक्स इफ प्राइस इज 5 per unit, 8 unit for x if price is 6 unit, and 6 units of x if price is 7 unit and so on। अच्छा, यहाँ पे तुमने क्या देखा, इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझ लेते हैं। देखो, हम क्या कर रहे हैं, प्राइस को डिनोट कर रहे हैं, प्राइस एक्स को मतलब ये क्या है, कमोडिटी एक्स का प्राइस, एंड ये क्या है, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक्स। यहाँ पे हमने एक चीज क्या देखी, जब हमारा प्राइस कितना है, 10 रुपए है, जब क्या हमारा प्राइस कितना है, 10 रुपए, तो हमने कितने, demand for commodity refers to 10 unit of x if price is 5 unit. I'm sorry, here the price is 5, सॉरी। यहाँ पे क्या था, अगर हम क्या करते हैं, 10 यूनिट अपनी क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तब हमारा प्राइस कितना है, 5 रुपीज है। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, 8 यूनिट परचेज कर रहे हैं, कब, जब हमारा प्राइस कितना है, 6 रुपीज है। और उसके बाद हम 6 यूनिट परचेज कर रहे हैं, कब, जब हमारा प्राइस क्या हुआ, 7 रुपीज हो गया। मतलब कुछ ऐसा हो रहा है, 5 रुपीज में आप 10 क्वांटिटी परचेज कर रहे हो, 6 में 8 एंड 7 में 6। इसका मतलब क्या है, प्राइस क्या है, हर बार बढ़ रहा है। एंड प्राइस के बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, आपकी जो क्वांटिटी है वो क्या है, घटती चली जा रही है। इसका मतलब हमें एक चीज तो समझ में आ गया कि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। एक के बढ़ने से दूसरी वाली चीज क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है, आपने अपनी लाइफ में भी ऑब्जर्व करा होगा कि समटाइम अगर आपको कोई चीज डिस्काउंट में मिलती है या कम प्राइसेस में मिलती है, तो आप क्या करते हो, उसकी डिमांड को बढ़ा देते हो, है ना। तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या करता है, काम करते हैं। तो चलो इसको आगे समझते हैं। On the other hand, quantity demanded refers to a specific quantity to be purchased against a specific price of the commodity। इसने क्या बताया, इसने बोला क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब क्या होता है, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी जो कि खरीदी जाएगी अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि सपोज करो 10 रुपए का एक आइसक्रीम है और आपने उसमें क्या करा, एक आइसक्रीम परचेज करा, बट जैसे उन शॉपकीपर ने बोला कि आप क्या करो, 15 रुपीज पे करके आप 2 आइसक्रीम परचेज कर लो, तो ये भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, ये क्या हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है। ठीक है, thus quantity demanded of a commodity x refers to the x units of x if px happens to be 6 per unit। तो यहाँ पे समझ में आया कि डिमांड क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है। बेसिकली दोनों क्या है, आपस में इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है, जहां पर डिमांड का मतलब होता है डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज। ये क्या है, डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज है हमारी, जो हमने यहाँ पे एग्जांपल ड्रॉ करा है, टू बी परचेज, खरीदी जाएंगी डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे। ठीक है, एंड ऑन द अदर हैंड क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब होता है स्पेसिफिक क्वांटिटी जो कि खरीदी जाएगी स्पेसिफिक प्राइस पे। लेट सपोज कि आपके फादर क्या है, एक शोरूम में जाता है आपके लिए एक लैपटॉप परचेज करने के लिए, तो 70,000 रुपीज पे करके अगर वो आपके लिए एक लैपटॉप खरीद रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा स्पेसिफिक क्वांटिटी एट स्पेसिफिक प्राइस। ये क्या हो जाएगा, आपका क्वांटिटी डिमांडेड। आई होप आप लोगों को इसके बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि डिमांड क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डेफिनेशन समझने कि हम पेपर में अपने डेफिनेशन को लिख के क्या आएंगे।
तो पहले डिमांड की समझते हैं, फिर क्वांटिटी डिमांडेड की समझते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, दोनों डेफिनेशंस को याद करना। पूरे चैप्टर को पढ़ते पढ़ते आपको क्या हो जाती है, डेफिनेशंस याद हो जाती हैं। तो पहले डिमांड समझते हैं कि क्या होता है। इट रेफर्स टू द डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी। क्या है ये? डिफरेंट possible quantities of a commodity. Commodity means goods that the consumer is ready to buy at different possible prices of that commodity. जो कि कंज्यूमर क्या है, खरीदने के लिए तैयार है, किस चीज पर? डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे ऑफ दैट कमोडिटी। डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस क्यों बोला गया, इसको समझ लेते हैं। देखो, अगर मान लो ये क्या है, प्राइस है, और ये क्या है, क्वांटिटी है। दिस इज फॉर गुड बाई एंड दिस इज फॉर गुड बाई। ऑब्वियस है कि अगर गुड बाई की हम क्वांटिटी डिमांड करेंगे उसी के प्राइसेस पे। तो हमने बोला कि मान लो इसका प्राइस कितना है, 100 रुपीज है। तो आप इसकी कितने यूनिट खरीदोगे? मान लो कि 100 रुपीज में आपने बोला कि मैं इसकी कितनी है, 500 यूनिट खरीदने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही मैंने बोला कि बीइंग अ शॉपकीपर, मैंने बोला एक काम करते हैं, अगर मैं इसका प्राइस 90 रुपीज कर दूं, तो इस केस में आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है इसमें चेंज आएगा या नहीं आएगा? डेफिनेटली। क्योंकि जैसे ही मैंने इसमें क्या, अगर आपको 10% का डिस्काउंट दिया, तो आपने क्या बोला कि मेरी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी कर दो, 600 कर दो। ठीक है, फिर मैंने इसका प्राइस क्या बोला, मैंने बोला एक काम करो, आप ना इसका प्राइस मेरे को 80 रुपीज पे कर दो। तो आप क्या करोगे, इस बार फिर अपनी क्वांटिटी डिमांडेड को क्या है, बढ़ा दोगे। आपने कर दिया 700। तो एक तरीके से ये है क्या, ये डिफरेंट पॉसिबल प्राइस क्वांटिटी एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस है। ये क्या है, डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज एंड डिफरेंट पॉसिबल प्राइस है। इसी को क्या बोला गया, डिमांड बोला गया। अब बात करते हैं हम क्वांटिटी डिमांडेड की। इट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी। व्हाट? स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस। ठीक है, अगर मान लो कि तुमने बोला कि ठीक है, 80 रुपए के प्राइस पर मेरे को क्या करो, 700 यूनिट पे कर दो। तो ये क्या है, स्पेसिफिक क्वांटिटी एट स्पेसिफिक प्राइस। एंड इसी को क्या बोला गया, क्वांटिटी डिमांडेड बोला गया। इसका मतलब आप ये समझो कि अगर आप किसी शॉप पे विजिट करते हो, तो जितने पैसे देके आप वहां से गुड्स को उठाते हो, वो क्या होता है, आपका क्वांटिटी डिमांडेड होता है। क्या होता है? क्वांटिटी डिमांडेड होता है। फिर डिमांड क्या होता है? डिमांड वो कॉन्सेप्ट है जहां पे आप क्या करते हो, वो आपको डिफरेंट डिफरेंट क्या करता है, प्राइसेस ऑफर करता है डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी के लिए। तो उसे क्या बोलते हैं, डिमांड बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या है, मोर स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है देन डिमांड। अभी हमें पढ़ना है डिमांड स्केड्यूल क्या होता है। देखो, डिमांड स्केड्यूल के बारे में पढ़ते हैं। Demand schedule is a table showing different quantities of a commodity to be purchased at different prices of that commodity. इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने पीछे ये एक एग्जांपल समझ रहे थे हम बार बार। यहाँ पे हम ये जो एक टेबल की फॉर्म है, बार बार हम क्या कर रहे थे, प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में रिलेशन को समझने की कोशिश कर रहे थे। ये सारा का सारा है क्या, ये तो हमारा डिमांड स्केड्यूल है। क्या है? डिमांड स्केड्यूल है। ठीक है, तो डिमांड स्केड्यूल के बारे में एक बार पढ़ते हैं कि डिमांड स्केड्यूल क्या होता है। डिमांड स्केड्यूल इज अ टेबल। क्या है? डिमांड स्केड्यूल एक ऐसी टेबल है जो कि शो करती है, दिखाती है किसी चीज को, डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कॉमोडिटी टू बी परचेज एट डिफरेंट प्राइसेस ऑफ दैट कॉमोडिटी। मतलब डिफरेंट प्राइसेस पे अब कितनी क्वांटिटी को डिमांड करो, दैट इज डिमांड स्केड्यूल। ठीक है, डिमांड स्केड्यूल। According to Samuelson, the table relating to price and quantity demanded is called the demand schedule. कैसे ने बोला कि आपने एक टेबल बनाया है। लेट सपोज कि हम क्या करें, टेबल को बना रहे हैं। ठीक है, हमने क्या करा, यहाँ पे एक टेबल बनाया। ये हमारे पास क्या है, एक टेबल है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, टेबल का एक फॉर्मेशन कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, we will change the color of pen here so that we can easily understand what I am trying to convey basically। यहाँ पर हम क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं। ठीक है, ओके। अभी हम क्या समझने जा रहे हैं, डिमांड स्केड्यूल के बारे में समझने जा रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज डिमांड स्केड्यूल। अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपको भी इस तरीके से क्या है, पूरा एक टेबल बना के दिखाना पड़ेगा। ठीक है,
गुड। अभी हमें क्या समझना है इसमें कि कैसे कैसे हमारा डिमांड स्केड्यूल काम करता है। देखो, हम मान लेते हैं कि हमारा जो गुड है वो क्या है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या है, कॉफी या टी, कुछ भी एक प्रोडक्ट मान लेते हैं हम। वी हैव टू पिक पेन हियर। ओके, ऑलराइट, वेट 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 वेट। तो ये क्या है हमारा, इसको हम मानते हैं प्राइस ऑफ गुड्स एक्स, प्राइस ऑफ गुड्स एक्स। यहाँ पे क्या मानते हैं हम, क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि मान लो अगर मैंने बोला कि प्राइस कितना है, 100 है, तो हम कितनी क्वांटिटी डिमांड करने जा रहे हैं, हमने बोला कि हम 100 रुपीज में 100 क्वांटिटी डिमांड करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा एक्स का कुछ नाम दे देते हैं। एक्स जो प्रोडक्ट है ये हमारा मान लो कि किससे रिलेटेड है, ये है चॉकलेट है। ठीक है, अब 100 रुपीज में 100 चॉकलेट के रेफर्स खरीदने के लिए तैयार हो। इसके बाद हमने बोला कि अगर मैं इसका प्राइस 90 कर दूं, तो आपने बोला कि मैं अपनी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी इंक्रीज कर दूंगा, 110। अगर इसका प्राइस हम कितना कर दें, 80 कर दें, इन दैट केस 120। अगर मैंने बोला कि मैं इसका प्राइस कितना कर दूं, 70 कर दूं, तो आपने बोला कि मैं इसकी 135 यूनिट क्या है, परचेज कर लूंगा। अगर इसका प्राइस मान लो कि 60 कर दिया जाए, इन दैट केस आप बोलोगे कि मैं इसकी क्वांटिटी कितनी परचेज कर लूंगा, 155 कर लूंगा। तो यहाँ पे हमने एक चीज ऑब्जर्व करी कि जितना जितना हमारा प्राइस घटता जा रहा है, जितनी बार हमारा प्राइस घट रहा है, उतनी बार हमारी क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, बढ़ती चली जा रही है। क्वांटिटी डिमांड क्या है, बढ़ती चली जा रही है। इसका मतलब प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। कैसा है, इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स का मतलब समझते हो क्या होता है, इनवर्स का मतलब होता है ऑपोजिट रिलेशन है, ये नेगेटिव रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। ठीक है, समटाइम आपको वर्ड दिया होगा इनवर्स, समटाइम आपको वर्ड दिया होगा नेगेटिव, समटाइम आपको बोला गया होगा ऑपोजिट। तो इन सारे वर्ड्स का सेम ही मीनिंग है। ठीक है, तो इनके बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो डिमांड स्केड्यूल क्या है, टेबल है ये, इसका मतलब ये पूरी टेबल क्या है, डिमांड स्केड्यूल है। डिमांड स्केड्यूल इज अ टेबल शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज। ये क्या कर रहा है, डिफरेंट क्वांटिटीज को शो कर रहा है, ऑफ अ कॉमोडिटी टू बी परचेज, ऑफ अ कॉमोडिटी टू बी परचेज एट अ डिफरेंट प्राइस। डिफरेंट क्वांटिटी, डिफरेंट प्राइस। ठीक है, ऑफ दैट कॉमोडिटी। तो ये पूरा जो टेबल है, ये टेबल है क्या हमारा, डिमांड स्केड्यूल। आगे, अकॉर्डिंग टू सैमुअलसन, सैमुअलसन कौन थे, हमारे इकोनॉमिस्ट थे, इनके हिसाब से द टेबल रिलेटिंग टू प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉल्ड द डिमांड स्केड्यूल। ठीक है, इन्होंने भी सेम ही डेफिनेशन दिया है बट डिफरेंट वर्ड्स में। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड स्केड्यूल में दो हमें डिमांड स्केड्यूल पढ़ने हैं, एक इंडिविजुअल पढ़ना है, एक मार्केट डिमांड पढ़ना है। ठीक है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल एंड मार्केट डिमांड स्केड्यूल दोनों का ही समझते हैं वन बाय वन क्या है। पहले हमें पढ़ना है इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। देखो, इंडिविजुअल का मतलब ही एक से होता है। जैसे मान लो कि अगर आप क्या है एक शॉप पे जाते हो और आप किसी भी एक प्रोडक्ट की क्या करते हो, डिमांड करते हो, डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पर डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी को क्या करते हो, डिमांड करते हो। तो इन दैट केस आपकी जो डिमांड स्केड्यूल बनेगा वो कैसा होगा, इंडिविजुअल होगा। इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल रेफर्स टू डिमांड स्केड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल बायर ऑफ द कंज्यूमर इन द मार्केट। इसने क्या बोला कि इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल का मतलब होता है डिमांड स्केड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल बायर या कंज्यूमर इन द मार्केट। मतलब अगर एक सिंगल पर्सन क्या करता है, मार्केट में जाकर डिमांड करता है किसी चीज की, मतलब डिफरेंट प्राइसेस पे वो क्या कर रहा है, डिफरेंट क्वांटिटी की डिमांड कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल हो जाएगा। इट शोज क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच एन इंडिविजुअल बायर विल बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस। इसने क्या बोला, ये ऐसी क्वांटिटीज को शो करता है जो कि एक इंडिविजुअल बायर, क्या एक इंडिविजुअल बायर रेडी है किस चीज के लिए, खरीदने के लिए डिफरेंट पॉसिबल कमोडिटी को डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। जैसे मान लो कि अगर आप इस अपने एक शॉप पे जाते हो और आपको क्या करनी है, एक चॉकलेट की क्या करनी है, डिमांड करनी है। जैसे कि अभी हमने पीछे समझा था, डिमांड स्केड्यूल के अंदर हमने क्या करा था, डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पर हम डिफरेंट डिफरेंट डिमांड कर रहे थे। 100 रुपीज में हम क्या कर रहे थे, एक बार इसको देख लेते हैं। 100 रुपीज में हम क्या कर रहे थे, 100 डिमांड कर रहे थे। 90 में कितनी कर रहे थे, 110 डिमांड कर रहे थे। इसके बाद हमने प्राइस, जैसे ही मेरा 80 हुआ, मैंने क्या करा, अपनी डिमांड को बढ़ा के 120 कर दिया। फिर जैसे ही मेरा प्राइस कितना हुआ, 70 हुआ, तो मैंने अपनी डिमांड को कितना करा, 135 कर दिया। इसके बाद जैसे ही मेरी डिमांड कितनी हुई, 60 हुई, तो मैंने अपनी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी कर दी, 155 कर दी। तो ये क्या है, मेरा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, क्योंकि इसमें कोई एक सिंगल पर्सन ही क्या कर रहा है, डिमांड वो कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या है इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। अभी हमें पढ़ना है किसके बारे में,
When prices is per unit, the consumer demand 4 units. When prices rise to 4 units, the quantity demanded decrease to 1 unit. इसने क्या समझाया, देखो इसमें इसने क्या करा, पूरे एक ह्यूमन की जो टेंडेंसी होती है किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने की, उसके बारे में बताया। ये चीज आप अपने ऊपर भी अप्लाई करके देख सकते हो। जैसे मान लो कि किसी भी एक प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो 1 रुपीज है, तो आप कितनी डिमांड कर रहे हो, 4 डिमांड कर रहे हो। जैसे ही उसने बोला कि नहीं भैया आपको ये जो गुड्स है वो 1 रुपए में नहीं मिलेगा, उसने बोला कि इसका प्राइस कितना है, 2 रुपीज है, तो इन दैट केस आपकी जो डिमांड है वो कितनी हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अब आप बोलोगे कि नहीं फिर आप रहने दो, अगर आपका प्राइस 1 की बजाय 2 रुपए है तो आप मेरी क्या करो, डिमांड को थोड़ा कम कर दो, बस मेरे को 3 ही गुड्स क्या है परचेज करने। अगर मान लो कि उसने बोला कि प्राइस 2 की जगह कितना है, 3 हो गया, तो आप फिर कितनी डिमांड करोगे, फिर आप 2 ही डिमांड करोगे, डिमांड को और कम करोगे। फिर जैसे ही आपका प्राइस कितना हो जाएगा, 4 होगा, तो इन दैट केस आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अच्छा, एक छोटी सी चीज यहाँ पे हम समझते हैं, क्या हमारी क्वांटिटी डिमांडेड 0 भी हो सकती है? यस। अगर मेरा प्राइस क्या है और ज्यादा बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, फिर उसकी क्वांटिटी डिमांडेड को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। जैसे मान लो एक छोटी सी चीज समझो, डायमंड क्या है, एक लग्जरी आइटम है। डायमंड क्या है, एक लग्जरी आइटम है। तो किसी भी पुअर क्लास पर्सन के लिए इसकी जो डिमांड सॉरी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो हमेशा कितनी होती है, 0 होती है, क्योंकि वो क्या होता है, एक्सेसिव प्राइस होने के कारण वो इसकी डिमांड कभी करता ही नहीं है, तो उसके लिए उसकी डिमांड क्या होगी, हमेशा 0 रहेगी। आई होप यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में क्या रिलेशन है। तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशन। व्हाट? इनवर्स रिलेशन। कैसा रिलेशन होता है इनके बीच में, इनवर्स रिलेशन होता है, उल्टा रिलेशन होता है। प्राइस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा क्वांटिटी डिमांडेड वैसे वैसे क्या हो जाएगी, घटती चली जाएगी। ठीक है ना, तो रिलेशन कैसा है, इनवर्स। अगर प्राइस एक्स का प्राइस बढ़ेगा, सॉरी गुड्स एक्स का प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अगर प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, आप लोग अपने आप से कनेक्ट कर पा रहे होंगे ना इस पूरे कॉन्सेप्ट को, कि कैसे हम मार्केट में बिहेव करते हैं, कैसे इस बुक में दिया हुआ है। अभी हमें पढ़ना है किसके बारे में, मार्केट डिमांड स्केड्यूल के बारे में। ठीक है, अगर आपको डिमांड स्केड्यूल समझ में आ चुका है तो आपको इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड दोनों क्या है कॉन्सेप्ट बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। चलो बढ़ते हैं आगे। कहता है इन एवरी मार्केट, मार्केट डिमांड स्केड्यूल में इसने क्या समझाया, इन एवरी मार्केट देयर आर सेवरल कंज्यूमर्स ऑफ अ कमोडिटी। कैसे समझाया, किसी भी एक मार्केट में बहुत सारे कंज्यूमर होते हैं किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड करने के लिए। ठीक है, मार्केट डिमांड स्केड्यूल रिप्रेजेंट डिमांड फॉर अ कमोडिटी बाय ऑल द कंज्यूमर इन द मार्केट। जैसे मान लो कि जब तुम चॉकलेट की डिमांड कर रहे थे, क्या तुम सिंगल कंज्यूमर हो जो उस चॉकलेट की डिमांड कर रहे हो, नहीं, आपके जैसे बहुत सारे कंज्यूमर हैं जो क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं। तो इसका मतलब इसने क्या समझा है, इन एवरी मार्केट। अब एवरी मार्केट का मतलब क्या हुआ, ये हम अपने आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि मार्केट क्या होती है, कितने टाइप की होती है। ठीक है, अभी के लिए हम सिंपल इससे समझ के चल रहे कि मार्केट इज अ प्लेस, ठीक है, वेयर गुड्स आर ट्रेडेड। There are several consumers of a commodity. Market demand schedule represent demand for a commodity by all the consumers in the market. Market demand schedule क्या represent करता है, demand for a commodity by all the consumers in the market. It shows different quantities of a commodity. क्या show करता है, different quantities of a commodity which the consumer intended to buy at different possible price of that commodity at a single point of time. ठीक है, मार्केट डिमांड स्केड्यूल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे मार्केट प्लेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट क्वांटिटी को क्या है, परचेज करने के लिए रेडी है। ठीक है, समझते इसको आगे कि किस तरीके से करके। देखो, मार्केट डिमांड स्केड्यूल में इसने क्या बोला कि मान लो यहाँ पे प्राइस कितना है, सेम हमारे जैसे पहले था 1 2 3 4, हियर इज द 1 2 3 एंड 4। इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे दो कंज्यूमर है, एक कंज्यूमर ए है, एक कंज्यूमर बी है। ठीक है, ऐसे हमारे मल्टीपल कंज्यूमर्स हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम अपने कॉन्सेप्ट की ईज की वजह से हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ दो कंज्यूमर को ले रहे हैं। इसी तरीके से अगर कंज्यूमर सी भी होता तो हम क्या करते हैं, उसको आगे कॉलम बना के उसको भी शो कर देते। तो 1 रुपए में, 1 रुपए के प्राइस में जो कंज्यूमर ए है वो 4 यूनिट खरीदने के लिए तैयार है, जबकि कंज्यूमर बी 5 यूनिट खरीदने के लिए तैयार है। जैसे प्राइस 2 रुपए हुआ, इन्होंने अपनी डिमांड कम कर दी, 3 रुपए कर दी। ठीक है, और इनकी डिमांड कितनी हो गई, 4 हो गई। जैसे इनका प्राइस कितना हुआ, 3 हुआ, तो इनकी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो गई, 2 हो गई, और इनकी कितनी है, 3 है। फिर जैसे इनका प्राइस 4 रुपए हुआ, इन्होंने क्या बोला, मेरी डिमांड आप और कम कर दो, कितना हो गया, 1 रुपीज, एंड इनकी कितनी हो गई, 2 रुपीज। तो इन दैट केस आप देखोगे कि एक प्राइस पे डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी की डिमांड कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे मार्केट डिमांड की बात करूँ तो मार्केट डिमांड होगा क्या,
कंज्यूमर ए की डिमांड प्लस कंज्यूमर बी की डिमांड, ये क्या बन जाएगा आपका मार्केट डिमांड बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट डिमांड कितने हैं, 4 + 5 9, 3 + 4 7, 2 + 3 5 एंड 1 + 2 इज 3। तो ये क्या है आपका मार्केट डिमांड है, क्या है मार्केट डिमांड है, दिस इज द मार्केट डिमांड हियर, दिस इज, ये क्या है आपकी मार्केट डिमांड है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा कि मार्केट डिमांड क्या होता है। द टोटल मार्केट डिमांड एट 1 to 9 units, but when the price rises to 2 units, then the 1 to 9 units, then market demand falls to 7 unit। ठीक है, thus the inverse relation between on price of the commodity and quantity demanded is established in case of market demand as well। अब हमें एक चीज समझ में आया कि कंज्यूमर का जो पर्सपेक्टिव होता है, कंज्यूमर का जो बिहेवियर होता है, कंज्यूमर की जो टेंडेंसी होती है, वो हर एक मार्केट में हमेशा सेम रहती है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे अपनी वो क्वांटिटी डिमांडेड को क्या करेगा, घटा देगा। ठीक है, यही हमारा क्या था, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल में भी था, और ये क्या हमारा मार्केट डिमांड स्केड्यूल में भी है। ठीक है, अभी हमें क्या पढ़ना है, इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल के बारे में, इनके डेफिनेशंस पढ़ने बेसिकली, मीनिंग तो हम इसका समझ चुके हैं। अभी हमें इनके बारे में क्या पढ़ना है कि इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल की डेफिनेशन क्या है एंड मार्केट डिमांड स्केड्यूल की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो चलो समझते हैं। इट इज अ टेबल, क्या, इट इज अ टेबल शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी, डिफरेंट, लेट मी पिक द पेन प्लीज, ओके, यस, it is a table showing different quantities of a commodity, here is of a, ठीक है, यहाँ पे स्पेस है, it is a table showing different quantities of a commodity that one particular buyer oblique consumer in the market is ready to buy at different possible prices of the commodity at a point of time। क्या इसने समझाया कि इंडिविजुअल डिमांड या फिर इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल एक ऐसा टेबल होता है जो कि डिफरेंट क्वांटिटीज को शो करता है एट डिफरेंट प्राइसेस पे, जो कि कंज्यूमर क्या है, रेडी है परचेज करने के लिए। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद मार्केट डिमांड में से हमें क्या समझाया, इट इज अ टेबल शोइंग, अच्छा मार्केट बनती किससे, मार्केट बनती है इंडिविजुअल प्लस इंडिविजुअल से। किससे बनती है, इंडिविजुअल प्लस इंडिविजुअल से। जब एक लोग, दो लोग, तीन लोग, चार लोग, पांच लोग, इस तरीके से मार्केट में लोग क्या है बढ़ते चले जाते हैं, तो उससे क्या बन जाता है, मार्केट फॉर्म हो जाता है। इसका मतलब हमें यह पता है कि हर एक कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है, सेम है। जब हर एक कंज्यूमर का बिहेवियर सेम है तो मार्केट का बिहेवियर भी तो कंज्यूमर के बिहेवियर की तरह होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, it is a table showing different quantities of a commodity that all the buyers oblique consumer in the market are ready to buy at different possible prices of the commodity at a point of time। ठीक है, दोनों की डेफिनेशन में एक माइन्यूट सा डिफरेंस है, क्या, इसमें इंडिविजुअल वर्ड का इस्तेमाल करना है, इसमें मार्केट वर्ड का यूज करना है। द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड होल्ड्स गुड। क्या ऐसा समझाया कि यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप होती है किसके बीच में, ऑन प्राइस of the commodity and quantity demanded holds good both in case of individual demand schedule and market demand schedule। मतलब क्या हुआ कि चाहे इंडिविजुअल डिमांड हो चाहे मार्केट डिमांड हो, दोनों ही केस में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, यहां तक हमें समझ में आया। अभी हम आगे पढ़ते हैं किसके बारे में, कि डिमांड का कर्व क्या होता है, इसकी स्लोप कैसी होती है। ठीक है, डिमांड कर्व क्या होता है, स्लोप क्या होता है। आज तुम समझोगे कि कर्व किसे बोलते हैं, स्लोप किसे बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से demand curve is a graphic representation। what, demand curve is a graphic representation of the demand schedule expressing by the relationship between different quantities of a commodity at a different possible price। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, एक बार हम बना के देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारा क्या है डिमांड कर्व को बनाया जाता है। देखो, डिमांड कर्व एंड इट्स स्लोप, डिमांड क्या है, कर्व क्या है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है या प्रेजेंटेशन है किस चीज का, डिमांड स्केड्यूल का। डिमांड स्केड्यूल क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था कि डिमांड स्केड्यूल क्या है, एक ऐसा टेबल होता है जो डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पर डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज को क्या करता है, शो करता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, जबकि कंज्यूमर क्या होता है, विलिंग टू पे फॉर दैट क्वांटिटी होता है। ठीक है, of demand schedule expressing the relationship between different quantities of a commodity at different possible prices like demand schedule की तरह ही, क्योंकि हमारे डिमांड स्केड्यूल में दो होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल एंड मार्केट डिमांड स्केड्यूल। तो कर्व भी हमारे कितने होते हैं, दो होते हैं। कौन से, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। वन बाय वन समझते हैं कि किसे इंडिविजुअल डिमांड कर्व बोलते हैं, किसे मार्केट डिमांड कर्व बोलते हैं। ठीक है,
पहला आता है हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ठीक है, यहाँ पे हमें काफी चीजें सीखनी है कि क्या क्या है करके। इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज अ कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एक ऐसा कर्व होता है जो शो करता है किस चीज को, डिफरेंट क्वांटिटीज of a commodity that one particular buyer is ready to buy at different possible prices, different possible prices पे खरीदने के लिए तैयार होता है कौन, एक इंडिविजुअल बायर। मतलब जैसे कि अगर मैंने बोला कि 100 रुपए में सामने वाला जो कंज्यूमर है वो 100 यूनिट्स को परचेज करना चाहता है, फिर 90 जैसी मैंने प्राइस कराई, इसने अपना क्वांटिटी डिमांडेड 110 कर रहा है, फिर मैंने 80 करा तो इसने करा 120 कर दिया, इस तरीके से। तो ये क्या होता है हमारा डिफरेंट प्राइसेस डिफरेंट क्वांटिटी। ठीक है, इट इज अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये क्या है मेरा अल्टीमेट क्वेश्चन का आंसर है कि जो डिमांड कर्व होती है इसकी शेप कैसी होती है, ये स्लोप डाउनवर्ड होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये क्या होता है, दिस पोर्शन इज लेफ्ट एंड दिस पोर्शन इज राइट, है ना। ये चीज तो आपको पता है कि ये वाला पोर्शन क्या होता है आपका लेफ्ट होता है, ये वाला पोर्शन क्या होता है राइट होता है। जो डिमांड कर्व होता है, अच्छा डिमांड कर्व है क्या, यही कर्व क्या है आपका डिमांड कर्व है, क्या है ये डिमांड कर्व है। इसे क्या बोलते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं डिमांड कर्व। ठीक है, ये क्या हमारा डिमांड कर्व है। तो ये कहते हैं फ्रॉम लेफ्ट लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। ये कैसे जा रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, और वो भी कैसे डाउनवर्ड नीचे की तरफ। तो हमें क्या समझ में आया कि जो डिमांड कर्व होता है उसकी शेप कैसी होती है, एक तो लेफ्ट टू राइट होती है और दूसरी कैसी होती है, स्लोप कैसा होता है डाउनवर्ड होता है। ठीक है, आपके एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि हमारी जो डिमांड कर्व होती है उसकी शेप कैसी होती है या उसका स्लोप कैसा होता है, एमसीक्यू फॉर्मेट में आ जाता है। ठीक है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारा जो डिमांड कर्व होता है उसकी शेप कैसी होती है या उसका स्लोप कैसा होता है। ठीक है, तो डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट इंडिकेटिंग इनवर्स रिलेशन। कैसा होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, क्योंकि एक के बढ़ने से दूसरी चीज घटती चली जा रही है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इनवर्स रिलेशन आ रहा है इनके बीच में, किस चीज के बीच में, ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। हेयर हायर प्राइस लीड्स टू फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड, लोअर प्राइस लीड्स टू राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जैसे जैसे हमारा प्राइस क्या है, जब 80 प्राइस था उस केस में आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है 2। जैसे ही आपने अपनी क्या करी, अपने प्राइस को 60 करा, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो गई 3। जैसे ही आपने क्या करा, अपनी प्राइस को कितना करा 40 करा, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो गई 4। जैसे ही आपने अपने प्राइस को कितना करा 20 करा, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो गई 5। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है, प्राइस के घटने से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, तो कैसा रिलेशन आ रहा है, इनवर्स रिलेशन। ठीक है, एक बार फिर से रिकैप ले लेते हैं। इंडिविजुअल डिमांड कर्व एक ऐसा डिमांड कर्व होता है जो डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी को शो करता है डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम बाय यूजिंग द ग्राफ। ठीक है, बाय यूजिंग द ग्राफ। अगर हम डिमांड कर्व की शेप की बात करें तो कैसा होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होता है एंड स्लोप कैसा होता है डाउनवर्ड होता है, मतलब नीचे की तरफ होता है। प्राइस के गिरने से या प्राइस के कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड आपकी क्या होती है, बढ़ती है। प्राइस के अप होने से बढ़ने से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है, कम हो जाती है। तो रिलेशन कैसा है, इनवर्स रिलेशन है। अभी हमने समझा क्या इंडिविजुअल डिमांड का, अब क्या समझेंगे मार्केट डिमांड का। अभी तक हमें एक चीज समझ में आया कि मार्केट इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। मार्केट क्या है, एक ऐसा प्लेस है जहां पर बहुत सारे इंडिविजुअल आके क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। अभी हमने समझा था क्योंकि इंडिविजुअल का जो पर्सपेक्टिव होता है, जो देखने का नजरिया है इकोनॉमी को, वो सेम ही है सबका। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे इंडिविजुअल 1 बिहेव करेगा वैसी 2 बिहेव करेगा, वैसी 3 बिहेव करेगा, और ये सारे के सारे मिलके क्या बनाते हैं, मार्केट प्लेस बनाते हैं। तो इसका मतलब मार्केट भी तो सेम बिहेव करेगी। ठीक है, मार्केट भी क्या है, सेम बिहेव करेगी। समझते हैं कैसे। मार्केट डिमांड कर्व एक हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स होता है। क्या होता है, ये क्या है, जितने भी हमारे कंज्यूमर है वो जितने भी डिमांड कर रहे हैं उन सबके समेशन को शो करता है। ठीक है, कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल समेशन होता है। हॉरिजॉन्टल समेशन का मतलब क्या होता है, प्राइस आपका इंटैक्ट रहेगा बट आपकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, एक अभी हमने डिमांड स्केड्यूल के अंदर इस चीज को समझा था, एग्जांपल को एक बार से फिर से रेफर कर लेते हैं ये चीज। ठीक है, आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल मतलब इन चीजों का समेशन हो रहा है, इन चीजों का। ठीक है, प्राइस तो आपका सेम रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि मार्केट प्लेस पे आपका सप्लायर या आपका प्रोड्यूसर सेम है लेकिन कंज्यूमर अलग अलग होते जा रहे हैं। ठीक है, कंज्यूमर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरीके से। तो इनका क्या है, हॉरिजॉन्टल समेशन को दिखा रहा है, किस चीज को शो कर रहा है, हॉरिजॉन्टल समेशन को शो कर रहा है। ठीक है, so it shows various quantities of a commodity that all the buyers in the market are ready to buy। इसने क्या बोला, ये क्या है, शो करता है किस चीज को, various quantities of a commodity, जो कि एक बायर क्या है,
रेडी टू बाय है, मतलब खरीदने के लिए तैयार है, किस चीज पर, डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे ऑफ द कमोडिटी एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। एक समझते हैं कि मार्केट डिमांड क्या है। देखो ये क्या है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। क्या है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। यहाँ पर हम एब्रिविएशन यूज कर रहे हैं, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ये क्या है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ठीक है, ये क्या है, फॉर कंज्यूमर बी, ये क्या है, फॉर कंज्यूमर ए, एंड इट इज मार्केट डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, प्राइसेस कितना है, 1 2 3 4। जब 4 प्राइस था तो क्वांटिटी डिमांड 1 हुई, जब प्राइस घट के 3 हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड 2 हो गई, फिर जैसे ही प्राइस हमारा और कम हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी 3 हो गई, और जब प्राइस 1 रुपए हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, 4 हो गई। इसकी वजह से हमारा जो डिमांड का बना, ये कैसा बना, लेफ्ट टू राइट स्लोप डाउनवर्ड। ठीक है, इसके बाद अगर हम सेकंड वाले कंज्यूमर के बिहेवियर को देखें तो उसका भी बिहेवियर सेम है। 4 रुपए में उसने क्या करा, एक क्वांटिटी की डिमांड करी, जैसे ही प्राइस मेरा कम हुआ तो उसने क्या करा, क्वांटिटी डिमांडेड अपनी बेसिकली क्या करी, बढ़ा दी। फिर जैसे हमारा प्राइस कितना हुआ, 2 रुपए हुआ तो उसने क्वांटिटी डिमांडेड कितनी कर दी, 3 कर दी। एंड प्राइस जब और भी हमने कम करा तो इसने क्या करा, क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, घटा दिया। फिर हमने इसका जब हमने डिमांड बेसिकली हमने डिमांड कब बनाया, तो ये भी कैसा है, लेफ्ट टू राइट स्लोप डाउनवर्ड है। अब इन दोनों की वजह से ही हमारा क्या होगा, ये वाला चेंज हो जाएगा। जब हमारा प्राइस कितना है, 4 रुपए, तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड 1 है, 3 है तो 2 है। इसके बाद प्राइस अगर मेरे 2 रुपए होते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड 3 हो जाता है, एंड प्राइस जब मेरा 1 रुपए होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। ये कैसा है, मार्केट डिमांड कर्व है। ये कैसा है, मार्केट डिमांड कर्व है। तो मार्केट डिमांड कर्व इज नथिंग बट द समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड फॉर कंज्यूमर 1, और सिंपली वी कैन से कंज्यूमर ए एंड इंडिविजुअल डिमांड कर्व फॉर कंज्यूमर बी। ये क्या था, हमारा मार्केट डिमांड कर्व का पूरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अभी हमें समझना है स्लोप के बारे में, कि स्लोप ऑफ डिमांड कर्व किस किस तरीके से होते हैं। किसके बारे में पढ़ना है, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अच्छा स्लोप का हिंदी मतलब अगर हम समझे ना, तो स्लोप का मतलब क्या होता है, किसी चीज का ढलान। ठीक है, हिंदी में तो ढलान बोलते स्लोप को। तो क्या यहाँ पे स्लोप ऑफ डिमांड कर्व किस तरीके से है, या कैसे इसको फाइंड आउट करा जाता है। डिमांड कर्व नॉर्मली स्लोप डाउनवर्ड। डिमांड कर्व कैसे होते हैं, स्लोप्स डाउनवर्ड होते हैं। अभी हमने समझा था ना, ये आपका अगर इस सॉरी, अगर ये आपका क्या है, ग्राफ है। मान लो कि ये क्या है, आपका एक ग्राफ है। ठीक है, हमने क्या करा, यहाँ पे एक ग्राफ बनाया है, ये हमने क्या करा, ग्राफ बनाया। तो डिमांड कर्व कैसा होता है, ऐसे। ठीक है, स्लोप क्या होता है इसका, डाउनवर्ड होता है। स्लोप कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है। तो डिमांड कर्व नॉर्मली स्लोप्स डाउनवर्ड इंडिकेटिंग नेगेटिव रिलेशन। किस चीज को बताता है, नेगेटिव रिलेशन। किसी भी चीज का अगर कोई भी ग्राफ या फिर कोई भी कर्व आपका क्या होगा, स्लोप्स डाउनवर्ड होगा, इन दैट केस उनमें हमेशा कैसा रिलेशन होगा, नेगेटिव रिलेशन होगा। ठीक है, नेगेटिव रिलेशन होता है, लेकिन रिलेशन होता किसके बीच में, बिटवीन प्राइस एंड बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड, बिटवीन प्राइस एंड बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड। इन दोनों के बीच में कैसा होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज एस्टिमेटेड एज, इसको किससे दिखाया जाता है, माइनस का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, इनवर्स रिलेशन को। किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, इनवर्स रिलेशन को। एंड डेल्टा पी का मतलब होता है चेंज इन प्राइस, डेल्टा क्यू का मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी। एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं, डेल्टा पी का मतलब क्या होता है, चेंज इन प्राइस। ठीक है, जब तक प्राइस में चेंज नहीं होगा तब तक हम कैसे बताएंगे कि इनके बीच में इनवर्स रिलेशन आ रहा है। तो चेंज इन प्राइस, एंड ये क्या होता है हमारा, चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमारे डिमांड कर्व की स्लोप की, तो डिमांड कर्व का स्लोप जो होता है उसे कैसे एस्टिमेट करा जाता है, डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा क्यू। ठीक है, डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा क्यू, जहां पे डेल्टा पी का मतलब होता है चेंज इन प्राइस एंड डेल्टा क्यू का मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी। क्या हम डायरेक्ट प्राइस डिवाइड बाय क्वांटिटी ले सकते हैं, तो आंसर विल बी नो। क्यों, क्योंकि जब तक हम चेंज को नहीं पता करेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि इनके बीच में इनवर्स रिलेशन आ रहा है। अगर किसी ने बोला कि आप 100 रुपीज में 100 यूनिट परचेज कर सकते हो, तो आप बोल सकते हो इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन है, नहीं। जैसे ही मैंने बोला कि 90 रुपीज में आप 110 क्वांटिटी को परचेज कर सकते हो, इन दैट केस यू कैन से यस देर इज देर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन दीज टू बेसिकली क्वांटिटीज, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, किसको बताता है, चेंज इन प्राइस, एंड दिस इज चेंज इन क्वांटिटी, एंड द आंसर सॉरी द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व विल बी delta p divided by delta q, and minus sign indicates here inverse relation between these two terms, right। अब हम आगे समझते हैं कि क्या होता है। It shows the ratio between change in price corresponding to a unit change in quantity demanded। अभी हमने ये चीज तो समझा कि ये किस चीज के बीच में रेशियो को बता रहा है, चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड।
चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? इनवर्स रिलेशन। किसको इंडिकेट करता है? इनवर्स रिलेशन। किस चीज के बीच में? बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कॉमोडिटी। तो यहां तक हमारा क्या है? ये स्लोप ऑफ डिमांड कर्व है। क्या है? स्लोप ऑफ डिमांड कर्व है। अभी हम आगे इसमें समझते हैं कि हमें क्या समझना है करके। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा? स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। अभी हमें क्या पढ़ना है? डिमांड फंक्शन और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ठीक है, ये भी अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि डिमांड फंक्शन क्या होता है, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपकी डिमांड को अफेक्ट करती है। लेट सपोज कि आप अगर एक मार्केट में विजिट करते हो, आपने बोला, आप एक शॉप पे विजिट कर रहे हो, ठीक है, आपने उनसे क्या बोला कि जो भी शॉपकीपर है, आपने बोला कि भैया आप मेरे को क्या करो, एक ब्रेड का पैकेट दे दो। उस ब्रेड के पैकेट को आपको देने तक कौन कौन सी चीज उसके पीछे, कौन कौन से फैक्टर उसके पीछे काम कर रहे हैं, उसको आप समझेंगे। ठीक है, ये क्या करेगा? आपकी बेसिकली मेंटल एबिलिटी को बढ़ाएगा। ठीक है, तो डिमांड फंक्शन और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड को समझते हैं कि क्या है। डिमांड फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड वेरियस डिटर्मिनेंट। क्या इसने बोला? यहाँ से हमारा नया कॉन्सेप्ट है। डिमांड फंक्शन क्या शो करता है? रिलेशनशिप को किस किस चीज के बीच में? एक तो डिमांड फॉर अ कमोडिटी, उस कमोडिटी की डिमांड एंड वेरियस डिटर्मिनेंट, उसके पीछे कौन कौन से कारक हैं या कौन कौन से फैक्टर है जो उसको क्या कर रहे हैं? अफेक्ट कर रहे हैं। इट शोज हाउ डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज रिलेटेड टू। ये किस चीज को शो करता है कि किस तरीके से जो हमारी डिमांड है वो रिलेटेड है किस किस चीज के साथ? अपने खुद के प्राइस से, ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम के साथ। अच्छा एक चीज बताओ, क्या गुड्स का जो प्राइस है, कमोडिटी का जो प्राइस है, वो आपकी डिमांड को अफेक्ट करता है या नहीं करता? डेफिनेटली करता है। आप एक ब्रेड का पैकेट इजीली खरीद लेते हो, लेकिन आप एक डायमंड की रिंग को इजीली नहीं खरीद पाते। क्यों? क्योंकि प्राइस का डिफरेंस है। ठीक है, दूसरा इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी मैटर करती है। जैसे रिच क्लास के लिए डायमंड को परचेज करना क्या है? बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन एक पुअर क्लास के लिए डायमंड खरीदना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी क्या होती है? डिटर्मिनेट होती है। ठीक है, तो इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर है जो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टू द टू एस्पेक्ट ऑफ डिमांड, कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, वी हैव टू टाइप्स ऑफ डिमांड फंक्शन। दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड एक मार्केट डिमांड फंक्शन। ठीक है, अभी तक हम जितने भी डिमांड के कॉन्सेप्ट हैं, चाहे वो हमारा स्केड्यूल का हो, चाहे वो हमारा कर्व का हो, दोनों मार्केट के, सॉरी दोनों ही बेसिकली उसके कॉन्सेप्ट के परस्पेक्टिव में पढ़ते हुए आए हैं, इंडिविजुअल के भी एंड मार्केट के भी। अभी हमें समझना है किसके बारे में? डिमांड फंक्शन के बारे में। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझते हैं कि डिमांड फंक्शन क्या होता है। देखो किसके बारे में पढ़ना है हमें? डिमांड फंक्शन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, पहले हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन शोज हाउ डिमांड फॉर अ कमोडिटी बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर इन द मार्केट इज रिलेटेड टू द वेरियस डिटर्मिनेंट। इसको कुछ ऐसे समझ के चलो कि तुम मार्केट में अपने मतलब नेबरहुड में एक शॉप है, ठीक है, वहां पे क्या करते हैं? ब्रेड के पैकेट को परचेज करने के लिए जा रहे हो। उस ब्रेड के पैकेट को परचेज करते समय कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपकी डिमांड को अफेक्ट करेंगे? मतलब किस चीज की वजह से आप उस पैकेट को इजीली खरीद पा रहे हो, या आपकी जगह कोई दूसरा पर्सन है वो उसको नहीं खरीद पा रहा है। तो इसके पीछे के क्या क्या पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, उनको समझना है वन बाय वन। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में हमें क्या पढ़ना है? इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन शोज how demand for a commodity by an individual consumer in the market is related to its various determinant। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन इस चीज को शो करता है कि किस तरीके से डिमांड फॉर अ कमोडिटी, डिमांड फॉर अ कमोडिटी बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर इन द मार्केट इज रिलेटेड टू द वेरियस डिटर्मिनेंट। ठीक है, जो चीज अभी बताई थी कि अगर आप एक ब्रेड का पैकेट खरीदने जा रहे हो तो कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो आपको उस ब्रेड के पैकेट को खरीदने के लिए क्या करेंगे? फोर्स करेंगे, या कौन कौन से बेसिकली फैक्टर है जिसकी वजह से आप उस ब्रेड के पैकेट को खरीद नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो इट इज एक्सप्रेस एज, यहाँ पे dx, ये जितने भी हमारे टर्म्स लिखे हैं इसको वन बाय वन पढ़ना है। यहाँ पे p का क्या होगा? पी आर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? p, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, पी आर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है, तो चलो, इट इज एक्सप्रेस एज अंडर। अगर आपके एग्जाम में लिखने के लिए आ गया डिमांड फंक्शन के बारे में, तो आपको ये पूरा लिख के आना है। ठीक है, ये क्या है? पूरा लिख के आना है, एंड बाद में इसको क्या करना है? इलेबोरेट भी करना है कि क्या क्या इनके मतलब हुए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम dx का मतलब ही समझ लेते हैं कि क्या होता है। d stands for demand, d stands for demand and simply we can say quantity demanded of a commodity x। ठीक है, तो dx का मतलब होता है quantity demanded for commodity x। इसका इसके बाद f तो फंक्शन को डिनोट करता है। f का मतलब क्या होता है? यहाँ पे लिख लेते हैं। f का मतलब होता है फंक्शन। ठीक है, f का मतलब यहाँ पे क्या है? फंक्शन। ठीक है, इसके बाद px का मतलब होता है प्राइस ऑफ, सॉरी, ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी।
ठीक है, ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी। अगर आप उस ब्रेड के पैकेट को खरीदने जा रहे हो जो कि आपको मार्केट में कितने का मिल रहा है, 50 रुपीज का मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी हो गया। इसके बाद पीआर का मतलब हो गया प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। क्या मतलब हो गया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है, रिलेटेड गुड्स। इसके बाद प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का मतलब ये इस तरीके से समझते हैं, मान लो कि सपोज करो कि ये ब्रांड ए की ब्रेड है। ठीक है, क्या है, ब्रांड ए की ब्रेड है। इसके बाद एक ब्रांड बी की भी ब्रेड क्या है, मौजूद है। तो आप ब्रांड बी की ब्रेड को क्यों नहीं खरीद के ब्रांड ए को खरीद रहे हो, ये होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर सारी चीजें सेम है तो हो सकता है कि इसका प्राइस क्या है, ज्यादा है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको प्रीफर कर रहे हैं। ठीक है, तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसके बाद वाई का मतलब होता है कंज्यूमर की इनकम। ठीक है, कंज्यूमर की इनकम मतलब अगर मैं 50 रुपीज का ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए खड़ी हूँ तो मेरी इनकम भी तो मैटर करती है। अगर मान लो कि मेरी पूरे दिन की इनकम ही 50 रुपए नहीं है तो क्या मैं इस ब्रेड के पैकेट को खरीद पाऊंगी, नहीं। ठीक है, तो कंज्यूमर की इनकम भी क्या करती है, एक डिटर्मिनेंट होते हैं किस चीज में, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में। इसके बाद टी का मतलब होता है कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। किसी भी प्रोडक्ट के लिए आप डिमांड तभी करते हो जब आपका की क्या है, उस प्रोडक्ट को लेके क्या है, प्रेफरेंस है। अगर प्रेफरेंस ही नहीं होगी तो क्या आप इस प्रोडक्ट को परचेज करोगे, तो डेफिनेटली आंसर विल बी नो। एंड ई इज कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन। ठीक है, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन इस प्रोडक्ट के साथ इस तरीके से है कि ये जो प्रोडक्ट है ये आपको सेटिस्फाई करेगा, तो इन दैट केस यू विल परचेज दिस प्रोडक्ट, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन। इसका मतलब ये हो गया कि एक प्रोडक्ट के परचेज करते समय कितने सारे फैक्टर काम करते हैं। ठीक है, इस चीज को कभी जब किसी प्रोडक्ट को परचेज करोगे तो उस टाइम पर ऑब्जर्व करके देखना। ठीक है, सबसे पहले चीज तो उस कमोडिटी का प्राइस, उससे रिलेटेड कमोडिटी का प्राइस, आपकी इनकम, आपका टेस्ट एंड आपकी एक्सपेक्टेशंस, ये सारी के सारी क्या हो जाएंगी, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। वन बाय वन इनको समझते हैं कि क्या है या क्या नहीं है करके। कहता है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। ठीक है, अदर थिंग बीइंग इक्वल, अभी समझेंगे कि अदर थिंग है क्या। ठीक है, तो अदर थिंग बीइंग इक्वल, with a rise in the on price of the commodity, its demand contracts, and with a fall in its on price, the demand extends. ठीक है, the inverse relationship between on price of the commodity and its demand is called the law of demand. पहले इसमें बहुत सारे नए वर्ड आ गए, इनको समझ लेते हैं कि क्या होता है। एक वर्ड आया कॉन्ट्रैक्ट्स, एक वर्ड आया एक्सटेंड्स। ठीक है, एक वर्ड आया क्या है यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट्स। इसको समझ लेते हैं कि क्या है करके। ठीक है, और एक वर्ड आया एक्सटेंड्स। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब यहाँ पे होता है घटना। ठीक है, अगर इसका एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग देखे तो इसका मतलब होता है सिकुड़ना। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका, सिकुड़ना। ठीक है, सेम मीनिंग ही देते हैं, सिकुड़ना एंड घटना। एंड एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ना। ठीक है, ठीक है, या फिर फैलाव या फैलना भी इसका एक हिंदी मीनिंग होता है। ठीक है, फैलना। तो चलो, यहाँ पे हमने दो वर्ड गिवन थे, क्या, एक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन। ठीक है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, कहता है अगर बाकी की सारी चीजें क्या रहे, हमारी सेम है। अभी बाकी की सारी चीजें क्या होती है, इनको समझेंगे अभी। ठीक है, जैसे बाकी की और चीजों में क्या आता है, फैशन आता है। ठीक है, फैशन के केस में यूजुअली हमारा क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या करता है, फेल कर जाता है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर है जिनको हम वन बाय वन समझेंगे। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, कहता है कि विद द राइज इन प्राइस। ठीक है, अगर खुद की प्राइस के बढ़ने के कारण जो डिमांड होती है वो कम हो जाती है, एंड प्राइस के घटने के कारण जो डिमांड होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब इसका क्या हुआ कि आप अगर मान लो कि 50 रुपीज का जब ब्रेड का पैकेट, सॉरी 50 रुपीज का जब ब्रेड का पैकेट है तो आप कितने खरीद रहे हो, एक। जैसे ही ब्रेड का पैकेट क्या हो जाएगा आपका, इसका प्राइस क्या होगा, बढ़ के 60 हो जाएगा, तो इन दैट केस आपको सोचना पड़ेगा कि आप इसकी क्वांटिटी को डिमांड करो या ना करो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, डिमांड क्या हो जाएगी, डेफिनेटली आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, कहता है प्राइस के बढ़ने के कारण डिमांड क्या होती है, कम होती है, जबकि प्राइस के घटने के कारण डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है। कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, एक चीज के घटने के कारण दूसरी चीज बढ़ रही है, तो देयर विल बी इनवर्स रिलेशन बिटवीन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द डिमांड। डिमांड के बीच में एंड प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, एंड दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमांड। इसी को क्या बोला गया, लॉ ऑफ डिमांड बोला गया। अभी तक हमने पढ़ा कि ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या होता है एंड उसकी वजह से हमारी बेसिकली डिमांड पे क्या इफेक्ट आता है। फिर बात करते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की। किसकी बात करते हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये। अब पेपर में तो इतनी बार ये कॉन्सेप्ट पूछा जाता है कि बस पूछो मत। ठीक है, बार बार आपके क्या है, इस कॉन्सेप्ट को पूछा जाता है कि व्हाट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एंड जब आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे तो तुम्हें भी काफी इंटरेस्ट आएगा कि इसमें क्या पढ़ना है। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में पढ़ते हैं कि क्या है, डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द चेंज इन प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स।
जब भी आप किसी प्रोडक्ट की डिमांड करते हो तो हमेशा जरूरी नहीं है कि उसके प्राइस ही उसे अफेक्ट करेगा, उसके अलावा और रिलेटेड जो गुड्स है ना उनके भी प्राइस अफेक्ट करते हैं। जैसे मान लो एक छोटी सी चीज समझते हैं, देखो एक बर्गर है जो क्या करता है, मैकडी सेल करते हैं, एंड एक बर्गर है जो हमारे लोकल वेंडर सेल करते हैं, ठीक है, लोकल वेंडर सेल करते हैं। आपने क्या करा, जो मैकडी का बर्गर है वो 150 रुपीज का है, जबकि जो लोकल वेंडर है उनके बर्गर कितने हैं, 50 रुपीज है। आप इसको क्यों प्रेफर कर रहे हो? क्योंकि जो रिलेटेड गुड्स है इनके प्राइस क्या है, हाई है, इसकी वजह से भी आप समटाइम इसको क्या करते हो, प्रिफर करते हो। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स मैटर अलॉट, ठीक है। Demand for a commodity is also influenced by the change in price of related goods, and related goods can be categorized in the two form. First one is substitute goods and second one is complementary goods. अभी हमें किसके बारे में पढ़ना है, सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में पढ़ना है। अच्छा, हम एक पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ क्या रहे हैं, हम डिमांड फंक्शन के बारे में पढ़ना है कि व्हाट इज द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड फंक्शन। पहला हमने पढ़ा था ऑन प्राइस ऑफ गुड्स, सेकंड हम पढ़ रहे हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। सबसे पहले इसमें समझते हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं। These are the goods which can be substituted for each other, such as the tea and coffee or ball pen and ink pen. सब्स्टिट्यूट गुड्स इस तरीके से है जो कि क्या है, एक की जगह पे दूसरा सब्स्टिट्यूट हो जाता है, ठीक है। इसने क्या बोला कि जैसे these are the goods which can be substituted, ठीक है, such as the tea and coffee और ball pen and ink pen। मान लो एक एग्जांपल से समझते हैं कि आप क्या है, टी को भी कंज्यूम करते हो एंड कॉफी को भी कंज्यूम करते हैं, ठीक है। एंड एट अ पर्टिकुलर डे आपने अपनी मदर को बोला कि मम्मी एक कप मेरे को क्या है, चाय चाहिए। अगर मम्मी ने बोला कि मान लो कि टी लीव्स घर पे अवेलेबल नहीं है, तो इन दैट केस आप बोलोगे कि मम्मी कॉफी बना दो। इसका मतलब आपको टी से भी सेम सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है, कॉफी से भी सेम सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। तो टी एंड कॉफी क्या है हमारी, बेसिकली क्या हो गए, सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गए, क्योंकि सेटिस्फेक्शन लेवल दोनों में क्या है, सेम है। अगर आपका सेटिस्फेक्शन लेवल ऊपर नीचे जाता है तो वो गुड्स कभी भी सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं कहलाते। सेटिस्फेक्शन लेवल हमेशा क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, ठीक है। लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पे क्या है, एक दूसरे को इजीली क्या करती है, वो सब्स्टिट्यूट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गए, दीज आर द टू गुड्स विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर ईच अदर सच एज द टी एंड कॉफी, बॉल पेन एंड इंक पेन। ये क्या है, एग्जांपल है सब्स्टिट्यूट गुड्स के। इन such in case of such goods, increase in the price of one causes increase in the demand for other and decrease in the price of one causes decrease in the demand for each other। इसको थोड़ा हम क्या करेंगे, ब्रेक लेके समझते हैं कि कैसे कैसे। कहता है इस तरीके के गुड्स में, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में, अगर एक का प्राइस बढ़ता है, देखो इसको समझने से पहले थोड़ा इस पिक्चर पे आते हैं। ये क्या है, पेप्सी है, एंड ये क्या है, कोका कोला है। ये दोनों आपस में कैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स है। अगर आप दोनों को ही कंज्यूम करते हो और मान लो कि पेप्सी आपको एक शॉप पे आपको पेप्सी अवेलेबल नहीं है, तो आप इन दैट केस आप किस चीज को कंज्यूम कर लेते हो, कोका कोला को कंज्यूम कर लेते हो, ठीक है। अगर मान लो कि सपोज करो आप स्टारबक्स में जाते हो और स्टारबक्स में आपको कॉफी नहीं मिलती, तो आप क्या करते हो, कोस्टा कॉफी की भी जो कॉफी है उसे कंज्यूम कर लेते हो। दोनों क्या है, सेम लेवल के ब्रांड है ना। अगर मान लो कि सपोज करो आपको किसी पिज्जा की क्रेविंग है एंड आपको डोमिनोज पिज्जा नहीं मिलता, तो आप क्या करते हो, पिज्जा हट से भी उसे ऑर्डर कर लेते हो। इसका मतलब ये सारे के सारे क्या हैं, आप पेप्सी की जगह कोका कोला क्यों चूज कर रहे हो, आपने फ्रूटी क्यों नहीं चूज करा, क्योंकि फ्रूटी का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो अलग है, कोका कोला का सेटिस्फेक्शन लेवल अलग है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, पेप्सी की जगह किसको चूज करें, कोका कोला को चूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे समझते हैं, इन केस ऑफ सच गुड्स इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन। मान लो कि यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से समझते हैं, अगर हमने डोमिनोज पिज्जा का प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है, मान लो कि पहले इसका प्राइस कितना था, 150 था, अब इसका प्राइस कितना हो गया, 200 हो गया। अगर इसका प्राइस बढ़ता है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन कॉजेज, पहले वाले गुड्स का अगर प्राइस बढ़ता है, इंक्रीज इन द डिमांड फॉर अदर गुड्स, तो इस वाले की क्या होगी, बाय डिफॉल्ट डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि पहले इसके जो कंज्यूमर थे, ये पहले इसके जो कस्टमर थे, वो सारे के सारे कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, पिज्जा हट पे। मतलब इसके डिमांड बढ़ने से इसकी क्या होगी, सॉरी, इसके प्राइस बढ़ने से क्या होगा, इसकी डिमांड बढ़ेगी। मतलब इसके प्राइस के बढ़ने से इसकी डिमांड बढ़ेगी। अभी तक इसने कोई भी चेंज नहीं करा, किसी भी तरीके से कोई प्रमोशनल पॉलिसी लॉन्च नहीं करी, कोई सेल्स कूपन नहीं दिया, कोई सेल्स डिस्काउंट नहीं दिया, लेकिन फिर भी रिलेटेड गुड्स के क्या है, प्राइस के बढ़ने या घटने के कारण, सॉरी, एक प्रोडक्ट के प्राइस के घटने या बढ़ने के कारण उसके जो रिलेटेड गुड्स हैं उसके प्राइस भी क्या होते हैं, फ्लक्चुएट होते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई। एंड डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन कॉजेज, अगर इसके प्राइस घटेंगे, लेट सपोज कि इसका प्राइस क्या है, 150 की जगह कितना हो जाता है, 120 होता है, तो इसकी जो डिमांड है वो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट शिफ्ट हो जाती है, इसके कंज्यूमर कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, यहाँ पे। तो इन दैट केस इसकी डिमांड क्या होती है, बाय डिफॉल्ट घट जाती है। मतलब इसके प्राइस के बढ़ने के कारण इसकी डिमांड बढ़ेगी, इसके प्राइस घटने के कारण इसकी डिमांड घटेगी, ठीक है।
तो इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉफी फॉर एग्जांपल विल इंक्रीज इन द डिमांड फॉर टी, द कंज्यूमर विल शिफ्ट फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ कॉफी टू द कंजम्पशन ऑफ टी। तो ये क्या था हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स का। अब क्या पढ़ना है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। देखो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर एंड आर देयरफॉर डिमांडेड टुगेदर। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, ऐसे गुड्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर, जिनकी डिमांड ही एक साथ करी जाती है, एंड आर देयरफॉर डिमांडेड टुगेदर, इनकी डिमांड क्या है, हमेशा एक साथ करी जाती है। जैसे पेन और इंक की, अगर आप एक पेन परचेज करोगे तो पेन के साथ आपको इंक भी परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। खाली इंक, अगर मान लो कि आपके पास पेन नहीं है तो क्या आप इंक की डिमांड करोगे, कभी भी नहीं करोगे, ठीक है ना। इसी तरीके से ब्रेड एंड बटर, अगर मान लो कि आपके पास ब्रेड है बट बटर नहीं है तो क्या आप ब्रेड की डिमांड करोगे, नहीं। तो ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसे कि मान लो कि दो बेस्ट फ्रेंड भी आपस में हमेशा क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, ठीक है। फ्रेंड वन की एंड फ्रेंड टू, ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, ठीक है, कंप्लीट करते हैं। तो क्या हो जाते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं, ठीक है। खैर इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से जब दो या दो से ज्यादा गुड्स की डिमांड क्या होती है, एक साथ करी जाती है, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहलाते हैं। जैसे कि मान लो कि पेट्रोल एंड कार, ठीक है। अगर मान लो कि आपके पास कार ही नहीं है तो क्या पेट्रोल की डिमांड करोगे, कभी भी नहीं करोगे। तो कार एंड पेट्रोल ये कैसे गुड्स, हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, ठीक है। अगर कार है नहीं तो मैं पेट्रोल का क्या करूंगी, कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। तो कार एंड पेट्रोल भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, जिनकी डिमांड एक साथ करी जाते हैं। इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अ फॉल इन द प्राइस ऑफ वन कॉजेज इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द अदर एंड द राइज इन द प्राइस ऑफ वन कॉजेज डिक्रीज इन द डिमांड फॉर अदर। इसने क्या समझाया हमें यहाँ पे, इसने हमें ये बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में अ फॉल इन द प्राइस, अगर एक के प्राइस में कमी आती है ऑफ ऑन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द अदर, तो दूसरे की क्या हो जाती है, डिमांड इंक्रीज हो जाती है। एंड राइज इन द प्राइस ऑफ वन कॉजेज डिक्रीज इन द डिमांड फॉर अदर। देखो ऐसे समझते हैं, ये क्या है, ब्रेड है, ठीक है। एंड ये क्या है, बटर है। सिंपली ये क्या है, पीनट बटर है ना, ठीक है। ये क्या है, पीनट बटर, ठीक है। एंड ये क्या है, हमारी सॉसेस है, ये क्या है, हमारी सॉसेस है। तो ब्रेड का, बटर का एंड सॉस का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो ये कैसे हैं, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि ध्यान से समझना, अगर मान लो ध्यान से समझना, अगर मान लो इसका ब्रेड का क्या है, प्राइस कम होता है, ब्रेड का क्या होगा, प्राइस कम होगा, तो आप इसकी क्या करोगे, ज्यादा डिमांड करोगे, है ना। क्योंकि एक प्रोडक्ट के प्राइस के कम होने के कारण उसकी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अगर इसका प्राइस कम होगा तो आप इसकी डिमांड क्या करोगे, बढ़ा दोगे, ठीक है। जब तुम इसकी डिमांड बढ़ाओगे, जब इसकी क्या करोगे, तुम डिमांड बढ़ाओगे, तो इसकी डिमांड बढ़ने से अब तुम्हारे पास ब्रेड के ज्यादा पैकेट्स हैं, तो इनके ऊपर अप्लाई करने के लिए आपके पास सॉसेस भी ज्यादा होनी चाहिए, आपके पास बटर भी ज्यादा होना चाहिए। तो इसका प्राइस कम, इसकी डिमांड बढ़ेगी, एंड इसकी डिमांड बढ़ने से इसकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की भी क्या हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है। क्योंकि जब आप इसकी बढ़ाओगे तो बाय डिफॉल्ट आपको इनकी भी क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो फॉल इन प्राइसेस ऑफ वन कॉजेज इंक्रीज इन द डिमांड फॉर अदर, आपका इसका प्राइस कम हुआ, इसके प्राइस के कम होने के कारण इसकी डिमांड बढ़ाओगे, एंड इसकी डिमांड बढ़ाने के कारण आपको इसकी भी क्या करनी पड़ेगी, डिमांड बढ़ानी पड़ेगी। तो ये क्या हो जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द प्राइस ऑफ फाउंटेन पेन राइजेस इट्स डिमांड विल फॉल, एंड इसके फॉल डिमांड के कम होने के कारण क्या होगी, इंक की भी जो क्या होती है, डिमांड कम हो जाती है। इसका मतलब कन्वर्सली इफ द प्राइस ऑफ द फाउंटेन पेन फॉल्स, तो डिमांड क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं, ये क्या है, गुड वन है, ये गुड टू है, ये क्या है, आपस में मिलके कॉम्प्लीमेंट्री बना रहे। अगर इसका प्राइस बढ़ता है, इसके प्राइस के बढ़ने के कारण इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंड इसकी डिमांड कम होने के कारण बाय डिफॉल्ट हमें इसकी भी डिमांड कम ही रखनी पड़ेगी। तो ये क्या होता है, एक गुड्स के प्राइस बढ़ने के कारण दूसरे वाले की क्या होती है, डिमांड कम होती है, एंड वाइस वर्सा। ये क्या होता है, हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम डिमांड फंक्शन के डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। जिसमें पहला टॉपिक हमने क्या पढ़ा था, कि हमारा ऑन प्राइस ऑफ द गुड्स, एंड सेकंड हम पढ़ रहे हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अभी हमें थर्ड क्या पढ़ना है, थर्ड हमें पढ़ना है इनकम ऑफ कंज्यूमर। अच्छा एक चीज बताओ, जो इनकम होती है कंज्यूमर की, क्या ये हमारी अफेक्ट करती है या नहीं करती मेरी डिमांड कैपेबिलिटी को,
तो डायरेक्टली ये क्या करती है, अफेक्ट करती है। ठीक है, अगर एक कंज्यूमर है उसकी इनकम ज्यादा है तो इसका मतलब वो डिमांड भी ज्यादा करने में कैपेबल है। अगर एक कंज्यूमर है उसकी डिमांड सॉरी उसकी इनकम कम है तो इसका मतलब वो डिमांड भी कम करने में कैपेबल होगा, है ना। तो इनकम ऑफ कंज्यूमर, चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस हिज डिमांड फॉर डिफरेंट गुड्स। क्या इसने बोला, चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर, जो चेंज इन इनकम है कंज्यूमर की वो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करती है। इन्फ्लुएंस का मतलब यहाँ पे अफेक्ट से है, क्या है मतलब अफेक्ट से। तो जो चेंज इन इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर ये क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं किस चीज को, उसकी डिमांड को फॉर डिफरेंट गुड्स। द डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स टेंड टू इंक्रीज विद इंक्रीज इन इनकम एंड वाइस वर्सा। अब इसको समझते हैं कि ये क्या चीज है, नॉर्मल गुड्स क्या होता है, फिर इसने नीचे एक वर्ड और लिखा है इंफीरियर गुड्स, ये क्या होते हैं, इनको समझते हैं, ठीक है ना। तो समझते हैं इसको कि क्या होता है। the demand for normal goods tends to increase with the increase in the income and vice versa। इसने क्या बोला कि हमारी जो नॉर्मल गुड्स की जो डिमांड है वो क्या होती है, इंक्रीज इन इनकम होती है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हमारे यहाँ पे, देखो सपोज कि हमने क्या बोला कि यहाँ पे एक कंज्यूमर है, ठीक है, क्या है यहाँ पे एक कंज्यूमर है, ठीक है। और दो कोई से भी एक ब्रांड ले लेते हैं, लेट सपोज कि एक हमारे यहाँ पे बर्गर के क्या है, वेंडर है, ठीक है, बर्गर की क्या है, वेंडर है, ठीक है। बर्गर के वेंडर है जिनका नाम क्या है, एक्स वाई जी है। एक दूसरे हैं हमारे यहाँ पे मैकडी, ठीक है। जब कंज्यूमर की इनकम कम थी, क्योंकि यहाँ पे ये एक लोकल वेंडर है तो इनका प्राइस थोड़ा क्या होता है, रिलेटिवली कम होता है। इनका जो बर्गर का प्राइस है वो कितना है, 50 है। जबकि मैकडी का जो बर्गर का प्राइस कितना होगा, वो मान लो कि 150 है, ठीक है। जब कंज्यूमर की इनकम कम थी तो वो क्या कर रहे थे, इस वेंडर से परचेज कर रहे थे। लेकिन जैसे ही इनकी इनकम बढ़ेगी वो क्या करेंगे, अपनी जो डिमांड है वो लोकल वेंडर से शिफ्ट कर देंगे, कहाँ पे, लोकल वेंडर से शिफ्ट कर देंगे कहाँ पे, अपनी मैकडी की तरफ, ठीक है। मैकडी की तरफ क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो और ये गुड्स कैसा होता है, नॉर्मल गुड्स होता है। द डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स टेंड्स टू इंक्रीज विद द इंक्रीज इन इनकम एंड वाइस वर्सा। नॉर्मल गुड्स के लिए हमारी जो डिमांड है वो कैसी हो जाती है, अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, अगर मेरी इनकम घटेगी तो मेरी डिमांड भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। आगे बात करते हैं ऑन दी अदर हैंड द डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स। अब ये इंफीरियर गुड्स समझते हैं कि क्या होता है। देखो गुड्स लाइक द कोर्स ग्रेन टेंड्स टू डिक्रीज विद द इंक्रीज इन इनकम एंड वाइस वर्सा। इसको समझते हैं कि क्या होता है। कभी आप लोगों ने उसके बारे में सुना है, ज्वार वगैरह के बारे में, शायद बाजरा वगैरह, ठीक है। तो जो हमारा बाजरा होता है, ठीक है, इसका जो प्राइस है वो क्या है, वीट से थोड़ा कम है। इसका प्राइस क्या है, वीट से कम है, मतलब इसका प्राइस कम है इन कंपैरिजन टू वीट, ठीक है, इन कंपैरिजन टू वीट। अब तो अगर देखा जाए बेसिकली सिटीज में जो इसका प्राइस है वो भी काफी अच्छा ही है, ठीक है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं किस चीज के लिए, बर्ड्स वगैरह के लिए, ठीक है, बर्ड्स वगैरह के लिए इसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसका प्राइस फिर भी क्या है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें वीट के कंपैरिजन में तो इसका प्राइस क्या है, रिलेटिवली कम है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि एक प्राइस है किसका, सॉरी एक प्रोडक्ट है हमारे पास बाजरा और एक क्या है हमारे पास वीट है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे कि अगर आपकी इनकम कम है, ठीक है, तो आप किसको कंज्यूम करोगे, बाजरे को आप कंज्यूम कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी, जैसे ही आपकी इनकम क्या होगी, बढ़ेगी, तो आप क्या कर दोगे, शिफ्ट कर दोगे किसकी तरफ, वीट की तरफ। डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स लाइक कोर्स ग्रेन टेंड्स टू डिक्रीज विद द इंक्रीज इन इनकम। इनकम के बढ़ने के कारण अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं क्या करूंगी, इसकी डिमांड को फिर कम कर दूंगी, ठीक है। मतलब मैं अपनी क्या करूंगी, डिमांड जो है उसे शिफ्ट कर दूंगी कहाँ पे, वीट की तरफ में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, बाजरा, एंड ये क्या हो गया, वीट। तो ये समझ में आया हमें इनकम ऑफ कंज्यूमर का, दो तरीके के गुड्स है। अच्छा, हमारे एग्जाम में बहुत बार इन दोनों गुड्स के बीच में डिफरेंस आता जाता है पूछने के लिए कि व्हाट इज नॉर्मल गुड्स एंड व्हाट इज इंफीरियर गुड्स। तो इसको अभी हम समझेंगे कि क्या होता है हमारा नॉर्मल गुड्स एंड क्या होता है हमारा अभी इंफीरियर गुड्स, ठीक है। क्योंकि कंप्लीट क्वेश्चन आते हैं इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको अलग से समझेंगे। अभी हम समझते हैं कि क्या अपने नेक्स्ट अपने डिटर्मिनेंट को, किसके डिटर्मिनेंट को, डिमांड के। तो सबसे पहले हमारा क्या है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है। द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज आल्सो डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टेस्ट एंड प्रेफरेंस। इसने क्या बोला, जो डिमांड है गुड्स एंड सर्विस के लिए वो क्या है, डिपेंड करते हैं इंडिविजुअल के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के ऊपर। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एडवर्टाइजमेंट, चेंज इन फैशन, क्लाइमेट, न्यू इन्वेंशंस, ठीक है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब समझते हैं क्या होता है। देखो जब भी आप किसी भी गुड्स को खरीदने जाते हो, क्या सिर्फ उसका प्राइस मैटर करता है या आपका टेस्ट एंड आपका प्रेफरेंस भी मैटर करता है, तो डेफिनेटली हमारा टेस्ट एंड हमारा प्रेफरेंस भी मैटर करता है, ठीक है। तो इसने बोला जो डिमांड होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, ये डिपेंड करते हैं किस चीज के ऊपर, इंडिविजुअल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के ऊपर भी, ठीक है। जैसे मान लो कि दो क्लोथिंग ब्रांड है, एक है H&M, ठीक है, कौन सा है, H&M,
और दूसरा ली का है, ठीक है। इसके ये भी क्या है, जींस सेल करते हैं, और ये भी क्या है, जींस सेल करते हैं। अगर मान लो कि इसकी जो क्या है, मैं जो प्रीफर करती हूँ वो H&M को प्रीफर करती हूँ, मैं इस वाले ब्रांड को प्रीफर करती ही नहीं हूँ, तो इसका प्राइस कितना भी ऊपर नीचे हो मेरे को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन इसके प्राइस से मेरे को फर्क पड़ेगा। मतलब यहाँ पे मेरा टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, मैटर कर रहा है। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द, जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो कंज्यूमर का किससे इन्फ्लुएंस होता है, एडवर्टीजमेंट से, चेंज इन फैशन से, क्लाइमेट से, न्यू इन्वेंशन से। ये सारे के सारे क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं जो क्या है मेरे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को चेंज कर देते हैं। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, कहता है डिमांड फॉर दोज गुड्स इंक्रीजेस फॉर विच कंज्यूमर, ये क्या है साथ में वर्ड, कंज्यूमर्स डेवलप स्ट्रॉन्ग टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। इसने बोला कि अगर बाकी सारी चीजों को सामान्य रखा जाए तो डिमांड जो होती है उन गुड्स के लिए इंक्रीज हो जाती है, फॉर विच कंज्यूमर क्या है अपना स्ट्रॉन्ग टेस्ट एंड प्रेफरेंस को शो करता है, ठीक है। मान लो कि अगर सपोज करो कि एक मार्केट प्लेस पे कंज्यूमर जो है मैकडी के लिए उसकी क्या है स्ट्रॉन्ग टेस्ट एंड स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंसेस है, तो वो क्या करेगा यहाँ पे उसकी डिमांड को डेफिनेटली क्या करेगा, राइज करेगा, क्या करेगा, राइज करेगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रेरी टू इट, इफ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस फॉर अ प्रोडक्ट इज फेडिंग, मतलब कम हो रहा है, तो उसकी डिमांड क्या होगी, बाय डिफॉल्ट कम हो जाएगी। अगर किसी को मान लो कि सपोज करो स्टारबक्स नहीं पसंद है, तो उसके केस में क्या होगा कि अगर स्टारबक्स अगर उसकी प्रेफरेंस नहीं है तो वो क्या करेगा, इसकी डिमांड को कम करेगा, ठीक है। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी क्या करते हैं, हमारे जो डिमांड है उसे अफेक्ट करता है। स्ट्रॉन्ग टेस्ट स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस लीड्स टू हाई डिमांड एंड बेसिकली अगर मेरी किसी चीज को लेके प्रेफरेंस कम है तो वो क्या हो जाएगी, उसकी डिमांड को भी कम कर देगी। लास्ट वन इज एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस को समझते हैं कि क्या होती हैं। इफ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द कंसर्न कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर, he may decide to change his present demand for the commodity, particularly if the consumer fears acute shortage of the commodity in the near future, he may raise his present demand for the commodity at its existing price। क्या इसने बोला, इसने बोला अगर एक कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है कि एक सिग्निफिकेंट चेंज आएगा इन द अवेलेबिलिटी ऑफ कंसर्न कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर, वो क्या करता है अपनी जो प्रेजेंट डिमांड होती है उसे शिफ्ट कर देता है, ठीक है। लेट सपोज कि एक छोटा सा चीज समझते हैं, मान लो कि यहाँ पे हमारा क्या है, सॉल्ट है, ठीक है, ये नॉट सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट क्या हो जाता है, बेसिकली मेरी नेसेसरी गुड्स में आ जाता है। हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे होता क्या है बेसिकली, जैसे मान लो कि हमें ऐसा लगता है कि एक प्रोडक्ट है, लेट सपोज कि एलसीडी है, ठीक है, क्या है, एलसीडी है। अब मुझे लग रहा है कि इसकी जो डिमांड है ना, इसमें क्या है आने वाले टाइम में सिग्निफिकेंट चेंज आने वाला है, मतलब हाई चेंज आने वाला है। तो मैं इसकी डिमांड को पहले क्या करती हूँ, किसी दूसरे प्रोडक्ट की तरफ क्या कर दिया जाता है, शिफ्ट कर दिया जाता है। ये क्या होता है, एक्सपेक्टेशन का केस। अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं डिमांड फंक्शन के बारे में। क्या पढ़ रहे थे हम, डिमांड फंक्शन के बारे में, कि डिमांड फंक्शन हमारा बेसिकली होता क्या है। डिमांड फंक्शन को जब हमने पढ़ा तो डिमांड फंक्शन क्या है, रिलेशनशिप शो करता है किस चीज के बीच में, डिमांड के बीच में, एंड वरियस डिटर्मिनेंट जो उसको अफेक्ट करते हैं। फिर वरियस डिटर्मिनेंट में हमने क्या पढ़े थे, बेसिकली इसके 5 डिटर्मिनेंट है, प्राइस ऑफ ऑन गुड्स, इसके बाद प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, फिर कंज्यूमर की इनकम, फिर कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फिर कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में हमने 2 तरीके के गुड्स पढ़े थे, कौन कौन से, इसमें हमने पढ़ा था इसमें हमने पढ़ा था कि एक हमारा कौन सा होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है, एक होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। फिर इसके बाद हमने कंज्यूमर की इनकम में 2 पढ़े थे कि कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा नॉर्मल गुड्स, एक होता है हमारा इंफीरियर गुड्स, ठीक है। इन 5 पॉइंट को आपको एक आंसर के अंदर कवर करना है। इसके बाद एक अलग से आपका क्वेश्चन बन जाता है कि हमारे क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अभी हमें इनको समझना है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है, ठीक है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका एक कंप्लीट क्या बनता है, क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेसिकली। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी इंटरचेंज फॉर यूज। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि इंटरचेंज करे जा सकते हैं, जैसे पेप्सी की जगह कोका कोला, दिस इज कोक। ये क्या है, हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, ठीक है। क्योंकि दोनों का सेटिस्फेक्शन लेवल अगर सेम है तो हम क्या करेंगे, इनको क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यहाँ अच्छा यहाँ पे मेन जो वर्ड मैटर करता है वो क्या है, सेटिस्फेक्शन। अगर आपकी सेटिस्फेक्शन मान लो कि कोका कोला से है ही नहीं, तो इन दैट केस द कोक विल नॉट गोइंग टू सेटिस्फेक्शन, द कोक विल नॉट गोइंग टू बिकम सब्स्टिट्यूट गुड्स फॉर यू, ठीक है। तो ये क्या है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर डिफर करते हैं। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी इंटरचेंज फॉर यूज। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जिनकी डिमांड एक साथ करी जाती है, जैसे ब्रेड एंड बटर, ठीक है।
ब्रेड के बिना हम क्या करेंगे, बटर की डिमांड नहीं करेंगे, बटर के बिना हम ब्रेड की डिमांड नहीं करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट गुड्स हो जाएगा। ठीक है, अगेन फिर आप में से कई सारे लोग सोचोगे कि नहीं, ब्रेड का यूज हम किसी और चीज में भी कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम उसे ब्रेड बटर के साथ ही कंज्यूम करें। तो इन दैट केस आपके लिए वो गुड्स क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स नहीं होगा। यहाँ पे कंज्यूमर का प्रेस्पेक्टिव, कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल सबसे ज्यादा क्या करता है, बेटर करता है। ये क्या होता है, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है। फिर यहाँ पे सेकंड हम समझते हैं कि व्हेन प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीज, जब प्राइस क्या करता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स का इंक्रीज करता है, तो डिमांड फॉर द गिवन गुड्स राइजेस एंड वाइस वर्सा। तो इसने क्या बोला कि जब प्राइस क्या होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स का बढ़ता है, अभी हमने समझा था कि प्राइस क्या होता है जब सब्स्टिट्यूट गुड्स का बढ़ता है, तो इन दैट केस डिमांड क्या होता है फॉर अ गिवन गुड राइज हो जाती है, एंड क्या होता है वाइस वर्सा। जैसे हम समझते हैं कि क्या है, अगर कोक का प्राइस बढ़ेगा, अगर कोक का प्राइस बढ़ेगा तो बाय डिफॉल्ट कोक की क्या हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। एंड कोक की डिमांड कम होने के कारण क्या होगी, सॉरी, पेप्सी की जब हम क्या करेंगे, प्राइसेस को बढ़ाएंगे, तो कोक की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंड कोक की डिमांड कम, आई एम रियली वेरी सॉरी, जब हम क्या करेंगे, पेप्सी के प्राइस को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, इन दैट केस हमारी पेप्सी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंड पेप्सी की डिमांड यहाँ पे कम होने के कारण ये क्या करेगी, बाय डिफॉल्ट क्या करेगी, कोक की डिमांड को बढ़ा देगी। ये क्या होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स के बीच में रिलेशन होता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में, तो व्हेन प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इंक्रीजेस, जब प्राइस क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का इंक्रीज होता है, तो डिमांड फॉर अ गिवन गुड फॉल्स एंड वाइस वर्सा। जैसे यहाँ पे समझते हैं कि अगर ब्रेड का मान लो प्राइस बढ़ेगा, तो ब्रेड का प्राइस बढ़ने के कारण ब्रेड की डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। अब क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, एक साथ ही कंज्यूम करे जाते हैं, तो अगर इसकी डिमांड को आप कम करोगे, तो बाय डिफॉल्ट आपको बटर की डिमांड को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अगर बटर की डिमांड आप कम नहीं करोगे, तो इसका मतलब ये क्या है, एक रेशनल कंज्यूमर की थिंकिंग नहीं है। ये क्या है हमारे बेसिकली क्या है, बेसिकली हमारा रिलेशन था किसके बीच में, सब्स्टिट्यूट गुड्स के बीच में, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बीच में। ठीक है, अभी हमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या समझना है, डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स। अभी हमें क्या समझना है कि नॉर्मल गुड्स क्या होता है, इन्फीरियर गुड्स क्या होता है। नॉर्मल गुड्स किसके अंदर पढ़ना है हमें, ये कंज्यूमर के इनकम के अंदर कॉन्सेप्ट है। कौन सा, नॉर्मल गुड्स का एंड इन्फीरियर गुड्स का। नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स इन केस ऑफ विच देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड। नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है, किसके बीच में, इनकम के बीच में। यहाँ पे प्राइस से कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे वर्ड क्या है, इनकम के साथ है। ठीक है, ना कि प्राइस के साथ। इनकम के बढ़ने की वजह से हम क्या करते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड को भी बढ़ा देते हैं। अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज इन द रिस्पॉन्स टू द इंक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम एंड वाइस वर्सा। कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो हमारा क्या बढ़ेगा, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। कंज्यूमर की इनकम घटेगी तो क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड घटेगी। नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, आप डेली लाइफ में जितनी भी चीजें कंज्यूम करते हो, इसमें से मोस्ट ऑफ द आपके जो गुड्स है वो कैसे होते हैं, नॉर्मल गुड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख लेते हैं जैसे कार। ठीक है, कार, इसके अलावा हमारे यहाँ पे समझ लेते हैं लैपटॉप। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे क्या है, नॉर्मल गुड्स हैं। ठीक है, इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं, इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स इन केस ऑफ विच देयर इज ए नेगेटिव रिलेशन। कैसा होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है, किसके बीच में, बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज इन द रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम एंड वाइस वर्सा। अभी हमने पीछे भी समझा था कि हमारे इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं। सपोज कि हमारा क्या है, बाजरा, ये क्या हमारा इंफीरियर गुड्स है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, अगर मान लो कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी, कंज्यूमर की क्या है, इनकम बढ़ेगी, तो बाजरा की डिमांड कम होती है, क्या होगी, इसकी डिमांड कम हो जाएगी। अगर इसकी इनकम क्या होगी, बढ़ेगी, तो इसकी डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। एंड अगर इसकी डिमांड घटेगी, कंज्यूमर की डिमांड क्या है, घटे, सॉरी, इनकम घटेगी, तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बाय डिफॉल्ट बढ़ जाएगी। तो इसके बीच में कैसा रिलेशन है, निगेटिव रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, समझ में आया। नॉर्मल गुड्स का पहला डिफरेंस क्या था कि नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन, यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन। इसमें बोला कि इनकम का जो इफेक्ट है वो कैसा है, पॉजिटिव, अभी समझा था। इसमें इनकम का इफेक्ट कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, अभी आगे इसमें समझते हैं कि आगे इसमें कौन से दो पॉइंट हमें कवर करने हैं। नॉर्मल गुड्स मे और मे नॉट बी एन एसेंशियल फॉर लाइफ। इसने क्या बोला कि जो नॉर्मल गुड्स हैं वो एसेंशियल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, बट यूजुअली ये एसेंशियल नहीं होते। ठीक है, जैसे नॉर्मल गुड्स का जो हमारा थ्योरी है वो कहाँ पे काम करता है, इन केस ऑफ कार। कार के केस में क्या है, क्या कार कोई तुम्हारे एसेंशियल गुड्स है, नहीं। ऐसा तो नहीं है कि अगर आपके पास कार नहीं है तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते, तो कार क्या है, हमारा एसेंशियल गुड्स नहीं होता, ये नॉर्मल गुड्स है। इसके अलावा मान लो कि मोबाइल फोन, मोबाइल फोन क्या है आपके लिए, नॉर्मल गुड्स है। इसके अलावा कोई एक एग्जांपल, जैसे मान लो कि बर्गर, ये क्या है आपके लिए, असेंशियल गुड्स नहीं है, ये भी कैसा आपके लिए, नॉर्मल गुड्स है।
इंफीरियर गुड्स आर असेंशियल ऑफ लाइफ, इसने क्या बोला कि ये क्या होते हैं, असेंशियल्स होते हैं। इन अदर वर्ड्स पीपल बाय इंफीरियर गुड्स लार्जली बिकॉज दीज आर असेंशियल ऑफ लाइफ। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि जो इंफीरियर गुड्स होते हैं वो क्या होते हैं, असेंशियल होते हैं लाइफ के लिए। पीपल परचेज करते हैं इंफीरियर गुड्स को क्योंकि ये क्या होते हैं, असेंशियल्स होते हैं लाइफ के लिए। In case of normal goods, there is always inverse relation between on price of the commodity and quantity demanded. ठीक है, नॉर्मल गुड्स के केस में आपका लॉ ऑफ डिमांड क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है कि प्राइस के बढ़ने के कारण क्या होता है, अगर हम अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, प्राइस के बढ़ने के कारण क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाती है, घट जाती है, एंड वाइस वर्सा। ये क्या है, आपका लॉ ऑफ डिमांड है। तो नॉर्मल गुड्स के केस में कहता है कि क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है प्राइस के बीच में एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, वर्क करता है। इन सेकंड केस इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस के बीच में एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में क्या होता है, हमारा बेसिकली इनवर्स रिलेशन नहीं होता, तो हम क्या क्या बोलते हैं यहाँ पे कि जो लॉ ऑफ डिमांड होता है यहाँ पे क्या करता है, फेल कर जाता है। जैसे मान लो कि अगर बाजरा का क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा, तो क्या आप इसकी डिमांड को बढ़ाओगे, नहीं, आप इसकी डिमांड को क्या है, नहीं बढ़ाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये फेल कर जाता है। तो लॉ ऑफ डिमांड मे नॉट अप्लाई इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। ठीक है, तो ये क्या था हमारा इंफीरियर गुड्स के बीच में एंड नॉर्मल गुड्स के बीच में क्या था, डिफरेंस था। अभी हमें क्या पढ़ना है, मार्केट डिमांड फंक्शन को पढ़ना है। क्या पढ़ना है, मार्केट डिमांड फंक्शन को पढ़ना है। ठीक है, तो समझते हैं कि मार्केट डिमांड फंक्शन क्या होता है हमारा। देखो, अभी आपने क्या पढ़ा था, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन पढ़ा था। ठीक है, मार्केट डिमांड फंक्शन में क्या है, मार्केट डिमांड फंक्शन शोज हाउ मार्केट डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज रिलेटेड टू इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट। कि मार्केट डिमांड फंक्शन क्या होता है, ये शो करता है कि किस तरीके से जो मार्केट डिमांड है किसी भी कमोडिटी के लिए, वो रिलेटेड होती है इसकी वेरियस डिटर्मिनेंट के साथ। कहते हैं इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट। इसने क्या बोला कि जो मार्केट डिमांड है वो शो करता है किस चीज को कि किस तरीके से जो मार्केट डिमांड है किसी भी कमोडिटी के लिए, वो रिलेटेड होती है इसके वेरियस डिटर्मिनेंट से। अब वेरियस डिटर्मिनेंट में यहाँ पे क्या है, दो चीज आपकी एक्स्ट्रा बढ़ जाती है। किससे रिलेटेड, जो भी हमने इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में पढ़ी थी उसके अलावा इसमें आपको क्या है, दो चीजें और पढ़नी है। पहले इसके फंक्शन को देख लेते कि किस तरीके से दिखाया गया। तो मार्केट डिमांड फंक्शन, यहाँ पे एफ का मतलब फंक्शन हो गया, एम के टी का मतलब मार्केट, एंड डी एक्स का मतलब डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स, पी एक्स का मतलब प्राइस ऑफ ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी, यहाँ पे पी आर का मतलब होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये भी हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद वाई का मतलब होता है कंज्यूमर की इनकम, ये भी हम पढ़ चुके हैं। इसके मतलब टी का मतलब होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ई का मतलब होता है एक्सपेक्टेशंस, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अभी हमें दो नई चीजें और पढ़नी है कि नंबर ऑफ बायर्स, ये क्या करते हैं, मार्केट डिमांड फंक्शन को क्या करते हैं, बेसिकली अफेक्ट करते हैं। एंड इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम किस तरीके का है, इसको भी हम क्या करेंगे, समझेंगे। अभी तो हमने इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन पढ़ा था, अभी हमें समझना है कि पॉपुलेशन साइज एंड हमारे क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम किस तरीके से अफेक्ट करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पॉपुलेशन साइज को पढ़ लेते हैं कि क्या है। डिमांड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड डिक्रीज विद डिक्रीज इन पॉपुलेशन। इसने क्या बोला कि देखो, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है जब क्या होती है, पॉपुलेशन भी बढ़ेगी। ठीक है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन की वजह से क्या होती है, डिमांड क्या होती है, इंक्रीज होती है। एंड पॉपुलेशन के घटने के कारण डिमांड भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे आपने देखोगे कि अगर हम इंडिया में देखें, इंडिया में लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रेड क्यों है, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रेड होता है क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज्यादा है। जापान की पॉपुलेशन कम होने के कारण वहां पे ट्रेड का अमाउंट भी क्या है, कम है। तो बेसिकली क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा कंजम्पशन होगा, और जितना ज्यादा कंजम्पशन होगा, कंजम्पशन किसकी वजह से होता है, डिमांड की वजह से। तो दिस इज बिकॉज विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज द नंबर ऑफ बायर्स ऑफ द प्रोडक्ट टेंड टू राइज। ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन आल्सो अफेक्ट डिमांड। ठीक है, तो पॉपुलेशन का कंपोजिशन किस तरीके का है वो भी हमारी क्या करता है, डिमांड को अफेक्ट करता है। ठीक है, इसके बाद हमारा एक और था जो इसे क्या करता है, बेसिकली अफेक्ट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का समझते हैं कि क्या होता है। देखो, बेसिकली कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। ठीक है, जहां पे क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। लेकिन इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे है, अनइक्वल। इंडिया में क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। देखो, इंडिया में बेसिकली जो इनकम है वो बराबर नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, जो डेवलप्ड कंट्री है वहां पे आप बोल सकते हो कि वहां पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। क्योंकि हम इंडियन इकोनॉमी के परस्पेक्टिव से समझ रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या समझना है कि देखो, यहाँ पे हमें क्या समझना है कि
बेसिकली अगर एक पर्सन है मिस्टर ए और एक पर्सन है क्या मिस्टर वाई, ठीक है, मिस्टर वाई। मिस्टर ए कैपेबल है एक 5 स्टार होटल में खाना खाने के लिए, ठीक है, जहां पे ये क्या करते हैं अपने सिंगल मील के लिए 10,000 रुपीज भी पे कर सकते हैं। जबकि एक मिस्टर वाई है जो कि क्या है इनकी इनकम बहुत कम है, जिसकी वजह से क्या है कि अपना जो रात का जो मील है या अपना जो डिनर है उसको क्या करते हैं सिर्फ 50 रुपीज में क्या कर देते हैं खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पे ये डिफरेंस आ किसकी वजह से रहा है, ये अपने सिंगल मील के लिए 10,000 पे कर रहे हैं, ये अपने सिंगल मील के लिए 50 रुपीज पे कर रहे हैं। ये डिफरेंस आ किसकी वजह से रहा है, ये आ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की वजह से। हमारे इंडिया में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होने के कारण कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हाईली प्रिविलेज्ड हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जो क्या है हाईली डिप्रिव्ड है, ठीक है। तो मार्केट डिमांड इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द सोसाइटी। इफ इनकम इज इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड देयर विल बी मोर डिमांड। अगर इनकम क्या होगी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी तो डिमांड क्या होगी ज्यादा होगी, क्योंकि इन दैट केस हर एक पर्सन क्या होगा डिमांड करने में कैपेबल होगा। इफ इनकम इज नॉट इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड देयर विल बी लेस डिमांड। अगर इनकम क्या है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगी तो डिमांड कैसे हो जाएगी लेस हो जाएगी। इन द लेटर केस here the word is LATER, ठीक है, ओनली LATER। इन लेटर केस मोर इनकम विल कंसंट्रेट विद द रिच, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्या है जो इनकम है वो क्या है एक लिमिटेड सेक्शन तक ही क्या हो चुकी है लिमिट हो चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हो सकता है डिमांड कम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करो किसी भी एक लग्जरी ज्वेलरी की बात करते हैं, ठीक है, लग्जरी एक ब्रांड की बात करते हैं, लग्जरी हम क्या गए एक ज्वेलरी की बात करते हैं। तो क्या सारे के सारी हमारी इंडियन जो पॉपुलेशन है वो इसकी डिमांड कर पा रही है, तो नहीं, ठीक है। क्यों इसकी डिमांड नहीं कर पा रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनके पास इतना अमाउंट है कि वो ज्वेलरी को क्या है परचेज कर सकते हैं। बाकी के सारे लोग क्या करते हैं किसी लोकल वेंडर से क्या करते हैं ज्वेलरी की शॉपिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी क्या करता है अफेक्ट करता है किस चीज को मेरी डिमांड को। तो ये पूरा क्या था चैप्टर पूरा जो इंटायर चैप्टर है उसका क्या था रोड मैप था, जिसमें हमने क्या क्या समझा इसे वन बाय वन एक बार रिकैप ले लेते हैं, ठीक है। इसका बेसिकली सेकंड पार्ट जो है वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड के बारे में। किसके बारे में पढ़ा, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड के बारे में, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड में हमने क्या सीखा था कि डिजायर एंड डिमांड दो टर्म होते हैं जो कि एक साथ यूज करी जाते हैं, बट दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। डिमांड क्या है विलफुल थिंकिंग है, सॉरी विशफुल थिंकिंग है, विशफुल थिंकिंग है। एंड जो डिमांड है वो क्या होती है कंज्यूमर की इंटेंशन होती है कि वो किसी प्रोडक्ट के लिए पे करने के लिए तैयार है, दिस इज डिमांड। फिर हमने सीखा था कि डिमांड एंड क्वांटिटी। डिमांड क्या है, डिमांड क्या होती है डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी को शो करते हैं डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे, जबकि क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है स्पेसिफिक प्राइस पे स्पेसिफिक क्वांटिटी को खरीदना क्वांटिटी डिमांडेड है। फिर हमने इसके डेफिनेशन को समझा था। फिर हमने डिमांड स्केड्यूल समझा था कि क्या होता है डिमांड स्केड्यूल एक ऐसी टेबल होती है जो क्या करती है डिफरेंट क्वांटिटी को शो करते हैं डिफरेंट प्राइसेस पे एक टेबल के फॉर्म में से दिखाना, ठीक है। इसकी जो डेफिनेशन थी हमारे सैमुअल सर ने दी थी। फिर इसके बाद हमने देखा था कि डिमांड स्केड्यूल में दो होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल एंड मार्केट डिमांड स्केड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल एंड मार्केट डिमांड स्केड्यूल दोनों में हमने देखा था कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। आफ्टर दैट हमने क्या पढ़ा था कि डिमांड कर्व क्या होता है इसकी स्लोप क्या होती है, ठीक है। डिमांड कर्व एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है किसका डिमांड स्केड्यूल का, ठीक है, जहां पे वो दिखाता है कि कैसे प्राइस की चेंज आने के कारण हमारी क्वांटिटी डिमांड में क्या आता है चेंज आता है। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमारी इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड कब होती है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कब दोनों में हमने देखा था कि हमारा स्लोप कैसे होता है डाउनवर्ड होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसके बाद हमने क्या देखा था कि हमारा जो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व होता है उसे मेजर करा जाता है डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा क्यू, ठीक है, एंड माइनस के साइन के साथ। माइनस का साइन शो करता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। इसके बाद हमने डिमांड फंक्शन में हमने पढ़ा था कि डिमांड फंक्शन क्या होता है, डिमांड फंक्शन रिलेशनशिप होते हैं किसके बीच में डिमांड फॉर द कमोडिटी और उसके वरियस डिटर्मिनेंट के बीच में, ठीक है। इसमें हमने दो पढ़े थे कि इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन होता है मार्केट डिमांड फंक्शन होता है। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में हमने देखा था कि मेजरली 5 फैक्टर ऐसे जो उसको क्या करते हैं अफेक्ट करते हैं, ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कंज्यूमर की इनकम, कंज्यूमर का टेस्ट एंड कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन। फिर हमने ये देखा था कि जो हमारे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के अंदर दो कॉन्सेप्ट थे, कौन कौन से, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसी तरीके से हमने टेस्ट एंड प्रेफरेंस सॉरी कंज्यूमर की इनकम के अंदर पढ़ा था कि हमारी नॉर्मल गुड्स होती है इंफीरियर गुड्स होती है, ठीक है। इनका हमने क्या करा था वन बाय वन इनका डिटेल समझा था। इसके बाद हमने क्या समझा था कि हमारा क्या था मार्केट डिमांड फंक्शन क्या होता है। मार्केट डिमांड फंक्शन इज व्हाट,
मार्केट डिमांड फंक्शन इज द एक्सटेंशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, जहां पे हमने ये देखा था कि 7 फैक्टर ऐसे होते हैं जो मार्केट डिमांड फंक्शन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, जिसमें से 5 तो हमारे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन वाले ही होते हैं, जबकि बाकी के तो क्या होते हैं, पॉपुलेशन का साइज, मतलब नंबर ऑफ बायर कितने अवेलेबल है, एंड इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम किस तरीके से। इस तरीके से ये क्या था, मेरा पूरा चैप्टर था जिसको हमने क्या करा था, समझा था। ठीक है, यहाँ पे हमारा पार्ट 1 खत्म होता है, इसका हमने पूरा रिकैप ले लिया है। ठीक है, क्या है क्या नहीं है करके। इसके आने वाले सेकंड पार्ट में हम क्या समझेंगे, सेकंड पार्ट में हमें समझना है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होती है, लॉ ऑफ डिमांड कैसे वर्क करती है। ठीक है, किस तरीके से एक्सट्रैक्शन ऑफ डिमांड होता है, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होता है, किस तरीके से आपका इंक्रीज इन डिमांड होता है, किस तरीके से डिक्रीज इन डिमांड होता है। ठीक है, कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पर लॉ ऑफ डिमांड आपका फेल कर जाता है। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्या है, ये पार्ट 1 खत्म हो गया। इन एनी केस आपको पूरी डिस्कशन में कोई भी डाउट हो या कोई भी आपको एरर लगा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन के थ्रू आप हमें बता सकते हो। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा हो या आपको समझ में आया तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल क्वेश्चन अर्निंग। थैंक यू।